कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से। अपसाइड डाउन का हमें एक सीन दिखाया जाता है। ये जमीन के नीचे की काली दुनिया है जहाँ चारों तरफ काली धुंध फैली हुई है। यहाँ पर बिजलियां कड़क रही हैं और अजीब सी राख हवा में तैर रही है। इस टाइम विल अपने बनाए हुए कैसल बायर्स के अंदर छुपा हुआ है। वो डर को कम करने के लिए एक गाना गा रहा है। तभी अचानक उसे बाहर से एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई देती है। ये चीख डेमोगोर्गन की थी। डेमोगोर्गन कैसल बायर्स की दीवारों को चीर कर अंदर आ जाता है और विल उससे बचने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागता है। वो जितना भी भागता, डेमोगोर्गन बहुत तेज था, उसके पीछे आ रहा था। वो बचने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा और डेमोगोर्गन भी उसके पीछे चढ़ता रहा। विल का बैलेंस बिगड़ता है और वो दरख्त से नीचे गिरने ही वाला होता है, पर उसकी बैग की वजह से वो एक टहनी के अंदर अटक जाता है। पर वजन फिर भी ज्यादा था, वो टहनी से गिर ही गया और गिरकर बेहोश हो गया और आखिर डेमोगोर्गन के हाथ लग गया। डेमोगोर्गन उसे घसीटते हुए वेक्ना के पास ले गया और यहाँ हमने वेक्ना का ठिकाना देखा जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, जहाँ हर तरफ जिंदा इंसानों जैसी वेन्स थी, बड़ी बड़ी वेन्स जो इंसानों की वेन्स की तरह ही धड़क रही थी। वेक्ना विल को उन वेन्स के अंदर जकड़ लेता है और उसके मुंह के अंदर अपना एक टेंटिकल डालकर अपना डार्क एसेंस उसके अंदर डाल देता है और यहाँ वो कहता है इंतजार खत्म हुआ, अब खेल शुरू। खैर, अब सीन यहाँ से कट होकर हमें लगभग 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम माइक के घर माइक की छोटी बहन हॉली को देखते हैं जो जब नाश्ते का टेबल सेट कर रही थी तो अचानक खिड़की के बाहर उसे कोई इंसान खड़ा दिखाई दिया। उसे जो इंसान दिखाई दे रहा था, हमें वो एक साया नजर आ रहा था। वो उसे देखकर हाय कहती है और अचानक ही घर में हलचल मचने लग जाती है। सब नाश्ते के लिए आ जाते हैं और वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। पता चलता है कि विल और जॉयस की फैमिली भी अब यही रह रही है क्योंकि शहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं और ये सब लोग इस चीज को लेकर परेशान भी हैं कि पता नहीं इस शहर का क्या बनेगा। यहाँ पर माइक, डस्टिन, लूकस स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और हमें हॉकिंस शहर का एक सीन दिखाया जाता है जो अब किसी किले की तरह बन चुका है। हर तरफ मिलिट्री की जीप्स हैं और वेपन्स लिए फौजी चारों तरफ से इस शहर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जमीन में अब वो बड़ी सी जो दरार आई थी उसे मिट्टी से भर दिया गया है और उसके ऊपर बड़े बड़े मेटल प्लेट्स लगा दिए गए हैं। बाहर तो वहाँ कोई खतरा नहीं नजर आता, बच्चे तो वहाँ खेलने भी चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन बच्चों को सोल्जर्स देखते हैं तो उन्हें वो वहाँ से भेज देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक खतरा अभी भी वहाँ पर मंडला रहा है। हम देखते हैं कि इस टाइम सब लोग रेडियो सुन रहे थे। रेडियो पर बताया जा रहा था कि शहर के लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं और शहर को क्वारंटीन जोन बना दिया जाएगा। ये रेडियो शो रॉबिन होस्ट कर रही थी और उसके साथ यहाँ पर स्टीव भी काम करता था। अचानक ही रेडियो खराब हो जाता है और इन लोगों को परेशानी हो जाती है। यहाँ स्कूल में भी माहौल काफी ज्यादा टेंस है क्योंकि डस्टिन अभी भी अपनी हेलफायर क्लब की टी-शर्ट पहनता है। माइक उसे समझाता है कि डस्टिन ऐसा मत करो, लेकिन डस्टिन की जिद है कि वो कभी भी रूल्स नहीं मानेगा और अपने मरे हुए दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी इस जिद को देखकर विल यहाँ पर खामोश हो जाता है, लेकिन यहाँ हम विल की आंखों में एक अजीब सा डर महसूस करते हैं। ये लोग बातें करते हुए कॉरिडोर से गुजरते हैं और स्कूल की दीवार पर हम 11 के मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं। 11 को पुलिस और मिलिट्री भी पकड़ना चाहती थी क्योंकि ये लोग 11 को अपना प्रोटेक्टर नहीं समझते थे, बल्कि इन लोगों को लगता था कि 11 ही इस सारी तबाही की जिम्मेदार है और अपसाइड डाउन के पोर्टल्स भी 11 की वजह से ही खुले हैं और वही इंसानों के लिए खतरा है। फाइनली अब यहाँ पर हमें 11 को दिखाया जाता है जिसकी पावर्स अचानक से पिछले सीजन में चली गई थी और अब वो जान तोड़ कोशिश कर रही है कि उसकी पावर्स उसे वापस मिल जाएं। वो जंगल में एक अजीब सी झोंपड़ी में रहती है, काफी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है और उसका पूरा फोकस है अपनी ट्रेनिंग पर और अपनी पावर्स को दोबारा पाने पर। वो दिन रात प्रैक्टिस करती है अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की, यानी टेलीकाइनेसिस की, और जब जब वो अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करती है तब तब उसके नाक से खून निकलता है। उसकी पावर्स पहले की तरह ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रही, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। यहाँ पर हॉपर और जॉयस उसके साथ रहते हैं और उसकी ट्रेनिंग में मदद भी करते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टीव और जोनाथन को दिखाया जाता है जो रेडियो टावर पर चढ़कर उसे ठीक कर देते हैं और इधर ही मरीन जो मिलिट्री बेस में काम करता है वो इन सब से मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर इन लोगों को कुछ वेपन्स और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है जो वो अपसाइड डाउन की बेस से लेकर आता है। इनकी इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्हें पता चल जाता है कि अपसाइड डाउन में कुछ बड़ा होने वाला है और इन्हें भी अपने मिशन की प्लानिंग जल्दी करनी होगी क्योंकि जब जब अपसाइड डाउन का दरवाजा खुलता है तो ये लोग अपसाइड डाउन के अंदर वेक्ना को ढूंढने जाते हैं।
अपने प्लान की खबर देने के लिए रॉबिन रेडियो से एक कहानी सुनाना शुरू करती है और टीम के सभी लोग उस कहानी के अंदर से सीक्रेट क्लूज निकालना शुरू कर देते हैं और अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हॉपर ने एक खुफिया बस के नीचे अपसाइड डाउन की तरफ जाने के लिए एक टनल खोदी हुई थी, जबकि यहाँ इन लोगों ने अपना एक खुफिया ऑफिस बनाया हुआ था रेडियो स्टूडियो के अंदर। हॉपर और जॉयस ने उस टनल के अंदर जाना था और बाकी सब ने ऊपर रहते हुए उनकी मदद करनी थी। इन्होंने मिलिट्री की गाड़ियों का पीछा करते हुए अपसाइड डाउन के अंदर दाखिल होना था और फिर वहाँ एक स्पेसिफिक जगह पर जाना था जहाँ पर इन्हें वेक्ना मिल सकता था। अगर वेक्ना इन लोगों को मिल जाता तो इनका प्लान कामयाब हो जाता, लेकिन बहुत से लोगों को लगता था कि वेक्ना इन्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेक्ना को ढूंढने के लिए ये पहले भी कई मर्तबा वहां जा चुके हैं, पर वेक्ना इन्हें नहीं मिलता। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वेक्ना मर चुका है, लेकिन तब जोनाथन इन लोगों को याद करवाता है कि वेक्ना ने अभी कुछ अर्सा पहले ही नैन्सी को उसके माइंड के जरिए सिग्नल देकर ये बताया था कि वो अभी जिंदा है और वो इस शहर को तबाह भी करना चाहता है। नैन्सी भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और मैं वेक्ना को ढूंढने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर विल और उसके दोस्त भी जो प्लान को ही पूरा करने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं पर अचानक विल को चक्कर आने लग जाते हैं और अपनी इस फीलिंग की वजह से उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन का कोई पोर्टल खुल रहा है। इधर हमें अब हॉली के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे खेल रहे थे पर हॉली किसी से बात कर रही थी। टीचर नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। असल में हॉली उसी शैडो से बात कर रही थी जिससे वो घर पर बात कर रही थी। इसी वजह से टीचर हॉली की मॉम को स्कूल में बुला लेती है। यहाँ माइक भी हॉली को लेने के लिए जब स्कूल आता है तो वो भी देखता है कि हॉली की मॉम मीटिंग में है और वो हॉली से प्रॉब्लम पूछता है। माइक के पूछने पर हॉली बता देती है कि टीचर को लगता है कि मैं किसी ऐसी चीज से बात कर रही थी जो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा वो दोस्त वहाँ पर था और वो मेरी मदद करता है। जब जब मुझे डर लगता है तब वो मेरे पास आकर मेरी मदद करता है। माइक को भी उसकी सिचुएशन अजीब लगती है और माइक अब उससे उसके डर के बारे में पूछने लगता है तो हॉली बताती है कि शहर में मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो बच्चों को खा लेते हैं। तब माइक उसे समझाता है कि मॉन्स्टर्स नहीं होते, ये बस तुम्हारे दिमाग का एक डर है और इस डर से लड़ने के लिए तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। वो उसे एक कार्टून कैरेक्टर देता है और कहता है कि तुम अपने आप को इस जैसा सोचा करो, इस तरह तुम्हें अपने डर से लड़ने के लिए मदद मिलेगी। सीन कट होकर हमें सार्जेंट रेमिरेस को दिखाया जाता है जो एक लैब के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, रिसर्च हो रही थी। साइंटिस्ट चाहती थी कि ये लोग 11 को पकड़ कर लेकर आए, लेकिन अभी तक कोई भी 11 को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। ये सुनकर साइंटिस्ट गुस्से में आ जाते हैं और दोबारा ऑर्डर देते हैं कि जो भी करो, हमें वो लड़की हर हाल में चाहिए क्योंकि यहाँ पर मासूम लोग मर रहे हैं। इस टाइम यहाँ पर सार्जेंट एक अजीब सी क्रिएचर से डर जाते हैं जो कि एक कंटेनर में बंद था। साइंटिस्ट उसे टॉन्ट करते हुए कहती हैं, अरे डरो नहीं, काटेगा नहीं तुम्हें, हाँ ज्यादा हुआ तो तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार सकता है। फिर सार्जेंट अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हमें जूम आउट कर दिखाया जाता है कि ये फैसिलिटी दुनिया में नहीं बल्कि अपसाइड डाउन के अंदर बनाई गई थी। दुनिया में दिखाया जाता है कि हॉपर और जॉयस दोनों ही अपसाइड डाउन के अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। 11 भी अपसाइड डाउन में जाना चाहती थी पर हॉपर उसे मना कर रहा था, जिसकी वजह से 11 को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर जॉयस हॉपर से पूछती है, तुम बार बार उसे क्यों नाराज कर देते हो, जाने क्यों नहीं देते? तब हॉपर कहता है, वो मेरी बेटी है, मुझे पता है कि इस लड़ाई में उसका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन मैं हर मर्तबा उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मैं कई मर्तबा अपसाइड डाउन गया हूँ और हर मर्तबा मैं यही देखता हूँ कि वहाँ के लोग इसे ढूंढ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मिशन से पहले वो उन लोगों के हाथों पकड़ी जाए। फाइनली ये सारे लोग अब आकर रेडियो स्टेशन पर मिल जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 भी थी। माइक 11 से बातें करने लग जाता है और 11 अपनी परेशानी बताती है कि आजकल जॉयस अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और उस पर बहुत ज्यादा सख्ती भी कर रहा है। माइक उसे हौसला देता है और कहता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। वो उसे ये भी बताता है कि दिल को आजकल बहुत ही अजीबोगरीब चीजें फील हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि अब हमें वेक्ना मिल जाएगा। खैर बातों का टाइम खत्म हो जाता है और ये लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉयस को एक डिवाइस पकड़ा दी गई थी जिससे उसकी लोकेशन का इनको पता चलता रहता। इसके सिग्नल पर डस्टिन ने नजर रखनी थी, लेकिन ये लोग परेशान हैं कि डस्टिन अभी तक आया नहीं था। इस टाइम विल सबसे कहता है कि डस्टिन की जगह मैं चला जाता हूँ, लेकिन सब विल को जाने से मना कर देते हैं और ये सोचकर विल को बहुत ही बुरा लगता है कि सब उसे कमजोर समझते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हॉपर उस टनल के नीचे चला जाता है जहाँ से ये अपसाइड डाउन का रास्ता आना था। ऊपर से ये लोग उसके ऊपर नजर रख रहे थे। यहाँ पर 2 सोल्जर आग बरसाते हैं और अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलते हैं। 2 मिलिट्री की गाड़ियां अपसाइड डाउन के जैसे ही अंदर जाने लगते हैं
तो हॉपर भी उन गाड़ियों के ऊपर चढ़कर अपसाइड डाउन के अंदर चला जाता है। ये लोग उन गाड़ियों को भी ट्रैक कर रहे थे जिसके पास जॉयस था। अचानक से ये सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जॉयस इस चीज की खबर ऊपर देता है और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। ऊपर से विल को एक विजन आता है। वो देखता है कि डेमोगोर्गन आकर इन सारे सोल्जर्स पर हमला कर रहा है और वो ये भी देखता है कि जिस ट्रक पर जॉयस चढ़ा हुआ था, डेमोगोर्गन उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार चुका है और ये देखते देखते विल बेहोश हो जाता है। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर दिखाया जाता है कि विल ने जो कुछ देखा था वो सच में हो रहा था। यहाँ से सारे सोल्जर्स गायब हो चुके थे और नीचे से हॉपर भी ऊपर लोगों से और जॉयस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर विल को जब होश आता है तो वो बहुत से ज्यादा डरा हुआ था। वो नैन्सी से कहता है कि डेमोगोर्गन हमारी फैमिली को लेने के लिए आ रहा है। ये सुनकर नैन्सी डर जाती है और फौरन अपने घर की तरफ भागती है। इससे पहले कि वो घर पहुंच पाती, यहाँ पर हम घर पर देखते हैं कि हॉली के कमरे में उसके सारे खिलौने बजने लग जाते हैं और एकदम से यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है। कमरा लाल रोशनी में बदल जाता है और एकदम से भयानक डेमोगोर्गन उसी पोर्टल के सिर के हॉली के कमरे में आ जाता है। हॉली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक मर्तबा डेमोगोर्गन उसे उठाकर साइड पे फेंक देता है और हॉली फौरन से अपनी जान बचाते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके रूम में एक मॉन्स्टर है। अब क्योंकि पहले ही हॉली ऊटपटांग चीजें देख रही थी जो किसी और को नजर नहीं आ रही, तो उसकी मॉम को इसीलिए उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो अपनी बेटी को रिलैक्स करते हुए उसे गले लगा लेती है और तभी वो उसके सर पर खून नोटिस करती है और उसे एहसास होता है कि शायद उसकी बेटी सच बोल रही है। उसी सेकंड यहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और एकदम से डेमोगोर्गन दरवाजा तोड़ते हुए बाथरूम के अंदर आ जाता है। लेकिन अब बाथरूम में तो कोई था ही नहीं। नीचे से हॉली के डैड भी अपने घर में होने वाली अजीब चीजों को नोटिस कर चुके थे। वो भी घर के अंदर चेक करने के लिए आ जाता है और डेमोगोर्गन उसकी आवाज सुनते हुए बाहर चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हॉली और उसकी मॉम पानी के अंदर छुपे हुए थे और फोम की वजह से वो डेमोगोर्गन को नजर नहीं आए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि नैन्सी भी जल्दी से 11 को लेकर अपने घर पहुंचती और वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि नैन्सी की मॉम जख्मी थी। नैन्सी के तो होश ही उड़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी की मॉम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर एक बोतल तोड़ी थी और उससे डेमोगोर्गन पर हमला किया था, जबकि डेमोगोर्गन ने उससे पहले उसके हस्बैंड को मारकर गिरा दिया था। अब जब ये लोग पहुंचे थे तो नैन्सी की मॉम जख्मी थी क्योंकि डेमोगोर्गन ने ही उसके ऊपर हमला किया था और यहाँ से अपसाइड डाउन का पोर्टल बंद हो रहा था और पोर्टल के अंदर से हॉली की आवाजें आ रही थी, यानी डेमोगोर्गन हॉली को लेकर यहाँ से जा चुका था। पोर्टल का दरवाजा बंद होने से पहले ही 11 उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। वो पोर्टल बंद हो जाता है और यहाँ से उन दोनों जख्मी लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में ये सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। नैन्सी रिग्रेट कर रही थी कि क्यों उसने अपने मॉम डैड को बचाने के लिए उन्हें शहर से बाहर नहीं भेजा। नैन्सी कहती है, मुझे वेक्ना ने दिखाया था कि उसने सब लोगों को मार दिया है। और यहाँ पर उसका दोस्त उसकी बात काट कर कहता है, हाँ यही वेक्ना बहुत बेरहम है, उसे तो सबको मार देना चाहिए था, लेकिन देखो उसने हॉली को अपने पास बुला लिया डेमोगोर्गन के जरिए और तुम्हारे मॉम डैड को भी जिंदा छोड़ दिया, यानी वो कुछ बड़ा सोच रहा है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज वही तारीख है जब विल को भी यहाँ से वेक्ना लेकर गया था और अब वो हॉली को लेकर गया है। उसने एक विल के जरिए पता नहीं कितने काम कर लिए थे और अब वो हॉली के जरिए बहुत बड़ी भी तबाही लेकर आ सकता है। लेकिन अभी इन लोगों को डर थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि 11 हॉली के पीछे चली गई थी और इन्हें यकीन था कि 11 हॉली को बचा लेगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट अब नैन्सी के घर आ जाते हैं, यहाँ की सारी चीजों की पूछताछ करने लगते हैं और दोबारा अपने लोगों को 11 के बारे में पता करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि ये सब काम 11 का किया हुआ है और 11 एक मॉन्स्टर है। अपसाइड डाउन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि 11 अब हॉली को ढूंढ रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और एकदम से वो किसी से टकरा जाती है और देखने को मिलता है कि वो तो हॉपर था। यहाँ पर वो हॉपर को बताती है कि किस तरह डेमोगोर्गन ने नैन्सी के घर पर हमला कर दिया था और वो हॉली को लेकर यहाँ आ चुका है और अब उन्हें हॉली को ढूंढना है। यहाँ रेडियो स्टेशन के अंदर विल अब काफी ज्यादा घबराया हुआ था। विल की मॉम उससे पूछती है, तुम्हें अब क्या महसूस हो रहा है? वो कहता है कि मुझे उन सारी चीजों से एक गहरा कनेक्शन फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वेक्ना मेरे माइंड के जरिए मेरे से बात कर रहा है। पर उसकी मॉम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो तुम्हारा वो कनेक्शन तोड़ दिया था। विल कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं कैलिफोर्निया में था तब वाकई वो कनेक्शन टूट चुका था, लेकिन जब मैं यहाँ पर वापस आया हॉकिंस में तब से मुझे वो सारी चीजें दोबारा से फील होने लगी हैं। ये सुनकर रॉबिन उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा और उन चीजों का कनेक्शन किसी एंटीना जैसा है। जैसे ही तुम इस जगह से दूर जाते हो तुम्हारा कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर करीब आते हो तो तुम्हारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं
और तुम्हारे अंदर का कनेक्शन कभी भी अपसाइड डाउन से टूटा ही नहीं। ये बात सुनकर विल को भी सब समझ आ जाता है और वो कहता है हाँ ऐसा ही हो रहा है और मैं इन्हीं कनेक्शन और सिग्नल्स के जरिए होली को भी ढूंढ सकता हूँ। वो अब अपसाइड डाउन जाना चाहता था पर उसकी मॉम मना कर देती है और इस बात से विल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमेशा हर कोई उसे कमजोर समझ रहा था। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हॉपर 11 को डांट रहा था कि उसे इस तरह अपसाइड डाउन के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। वहाँ दुनिया में डेमोगॉर्गन ने हमला कर दिया था, हॉली गुम है, परेशान है सब और आपको सिर्फ मेरी पड़ी है। हॉपर उसे समझाता है कि मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें मिलिट्री वाले पकड़ लेंगे। जिस पर 11 कहती है कि इससे पहले कि वो हमें पकड़े हमें अपना काम पूरा कर देना चाहिए, हमें वेक्ना को ही खत्म कर देना चाहिए और मैं ये भी जानती हूँ कि हॉली भी आज वेक्ना के पास ही होगी। इस टाइम हॉपर थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आखिर उस छोटी सी बच्ची का वेक्ना से कनेक्शन क्या है। इसका जवाब 11 के पास भी नहीं था। सीन कट होकर हमें दुनिया में दिखाया जाता है लूकस इस टाइम अपनी एक कोमा में गई हुई दोस्त के पास है जिसका नाम है मैक्स। वो मैक्स को यहाँ पर सब कुछ बता रहा था जो अब तक हो चुका था, लेकिन कोमा में होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं सकती थी। यहाँ हॉस्पिटल में नैन्सी और उसका भाई माइक बातें कर रहे होते हैं हॉली के बारे में। माइक याद दिलाता है कि सुबह जब मैं स्कूल गया था तब मॉम हॉली की टीचर से मीटिंग कर रही थी। मीटिंग की वजह थी कि हॉली किसी से बात कर रही थी। टीचर के मुताबिक वहाँ पर कोई भी नहीं था और जब मैंने हॉली से बात की तो हॉली ने कहा कि वो मेरा इमेजिनरी दोस्त है जो उसकी मदद करता है और उसने सुबह उसे बताया भी था कि तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रही हैं और रात को ही डेमोगॉर्गन उसे ले गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर उस चीज का भी कोई ना कोई कनेक्शन है हॉली के गायब होने के साथ। माइक को नाम भी याद था, हॉली ने मिस्टर वॉलसेट नाम बताया था। ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मिस्टर वॉलसेट है कौन, पर इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। नैन्सी को लगता है कि उसकी मॉम को जरूर पता हो सकता है, लेकिन उसकी मॉम इस टाइम आईसीयू में थी और उनके पास किसी को बचाना अलाउ नहीं था। वो माइक से कहती है कि तुम नर्स का ध्यान भटकाओ और मैं मॉम से जाकर मिस्टर वॉलसेट के बारे में पूछती हूँ। सीन कट होकर रेडियो स्टेशन में हमें रॉबिन और विल को दिखाया जाता है। रॉबिन सीक्रेटली विल के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, तुम अपने सिग्नल्स के जरिए हॉली को ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारे अपसाइड डाउन में जाने की बात की गई तो तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी, लेकिन मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है अगर तुम तैयार हो तो। विल को खुशी थी कि आखिर कोई तो उसके ऊपर यकीन कर रहा था। वो कहता है मुझे डर नहीं लगता, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अपसाइड डाउन में हमें दिखाया जाता है कि 11 का पता मिलिट्री को लग जाता है। वो 11 की तस्वीरें जाकर साइंटिस्ट को देती हैं और साइंटिस्ट यहाँ उल्टा उन्हीं के ऊपर गुस्सा होने लग जाती हैं कि तस्वीरों से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम 11 को पकड़कर मेरे पास न ले आओ तब तक अब मेरे सामने ना आना। यहाँ पर हमें 11 और हॉपर को दिखाया जाता है जो अब हॉली को ही ढूंढ रहे थे। 11 नोटिस करती है कि हॉपर की स्पीड काफी कम थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे चोट लगी हुई है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है और यहाँ पर हॉपर 11 को अपना असली डर बता देता है। वो बताता है कि तुमसे पहले मेरी एक बेटी थी सारा, पर उसे कैंसर हो गया था। वो बहुत बहादुर थी, उसे कभी मरने का डर नहीं लगा। वो हर रोज मौत को ही चैलेंज देती थी और अपनी हालत को बेहतर करने की कोशिश करती थी। डॉक्टर्स को भी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी, लेकिन फिर वो मर गई। वो मुझसे दूर चली गई और मैं अब डरा हुआ हूँ, अब उसकी तरह तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये दोनों इमोशनल होने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें डेमोगॉर्गन की चिल्लाने की आवाज आ गई और ये लोग उस आवाज की तरफ बढ़ गए। यहाँ अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जंगल में विल और रॉबिन दोनों भाग रहे हैं। वो उस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर सुबह में विल को कुछ सिग्नल्स मिले थे। उन्हें लगता है कि जमीन में जहाँ ऊपर की तरफ विल को ज्यादा तेज सिग्नल्स मिलेंगे, वहीं पर नीचे अपसाइड डाउन के अंदर वेक्ना और हॉली होंगे। वो जंगल में एक खास जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक खास गोल पैटर्न के अंदर स्टोन्स रखे हुए थे। विल को फौरन से याद आता है कि दोपहर में जब उसे वो अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे थे तो उसमें उसे बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। अब ये लोग फौरन स्कूल की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं वही झूला जिस पर सुबह हॉली एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर उसने एक आदमी को देखा था जिसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, वेस्ट कोट पहनी हुई थी और उसके पास एक स्टॉप वॉच थी। यही हुलिया दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैन्सी की मॉम भी उसे बता रही थी, क्योंकि हॉली ने ऐसा ही हुलिया उन्हें बताया था। हॉली की मॉम उस आदमी का नाम हेनरी बताती है और यहाँ दूसरी तरफ रॉबिन विल से पूछती है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता। तो विल को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसने वेक्ना के विक्टिम की आंखों से देखा था, यानी जो कुछ हॉली जो कि इस टाइम वेक्ना का शिकार बनी हुई है वो देख रही थी, उसी चीज के विजन्स विल को भी आ रहे थे। दूसरी तरफ हमें अपसाइड डाउन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 11 उसी अजीब सी वेन्स वाली जगह पर पहुंच जाती है जिसे हमने इस सीजन के बिल्कुल स्टार्ट में भी देखा हुआ है। यहाँ पर उसे हॉली का एक जूता मिल जाता है और 11 समझ जाती है कि जरूर इस दीवार के दूसरी तरफ ही हॉली होगी
और इसीलिए वो अपने माइंड का इस्तेमाल कर कर हॉली को ढूंढ नहीं पा रही। वो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है इस दीवार को तोड़ने की, लेकिन चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, ये दीवार थोड़ी थोड़ी खुल तो रही थी पर पूरी तरह टूट नहीं रही थी। ये दीवार अपने आप को दोबारा से बना लिया करती थी। हॉपर भी हर तरीके से इस दीवार को काटने की, तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस दीवार में एक भी सुराख नहीं हो पाता। अब यहाँ पर 11 की बैटरी लो हो चुकी थी, यानी उसे भूख लग चुकी थी और यहाँ पर ये लोग खाना भी काफी कम लाए हुए थे। हॉपर उसे कहता है कि इस टाइम तुम्हारा खाना खाना बेहतर नहीं लगता, क्योंकि अगर तुमने खाना खाकर इसी दीवार पर काम किया तो तुम्हारी दोबारा से बैटरी लो हो जाएगी और फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और उस पर भी बुरा ये होगा कि अगर हॉली यहाँ हुई ही ना तो उसके मिलने के चांसेस भी और कम हो जाएंगे। यही अपसाइड डाउन में मिलिट्री भी 11 को ढूंढना चाहती थी और वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पूरे अपसाइड डाउन के अंदर छोड़ते हैं जो 11 के दिमाग को सुन कर देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बिल की मॉम पूरी रात से विल को ढूंढ रही थी, जो इस टाइम जंगल में और जंगल के बाद हॉली के स्कूल गया था। वो और रॉबिन अब सुबह के वक्त शहर की तरफ वापस आ रहे थे। तभी विल को उसकी मॉम देख लेती हैं और उसे फौरन गाड़ी में बैठने को कहती हैं। वो रॉबिन को भी डांटती है क्योंकि वो उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल रही थी, ऐसा उन्हें लगता था। यहाँ पर विल अपनी मॉम को ही डांटता है और कहता है, आप क्यों मुझे इस तरह कमजोर समझती हैं? आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वेक्ना के हाई पॉइंट से जुड़ गया था और उसके विक्टिम्स की आंखों से बहुत सारे वियंस देखे हैं मैंने, और इस तरह मुझे पता चला है कि सिर्फ हॉली ही नहीं, वो इस मर्तबा बहुत से और बच्चों को भी अपना विक्टिम बनाएगा। आप देखें, उसने एक मेरी ताकत से कितना कुछ बदल दिया था और अब अगर उसके पास इतने सारे बच्चे होंगे तो वो पता नहीं क्या तबाही लेकर आएगा। हमें दोबारा स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम स्कूल में एक नए बच्चे डेरेक को देखते हैं, जो कि हॉली का ही क्लास फेलो है और अब उसे वही इमेजिनरी कैरेक्टर हेनरी दिखाई देने लगा है जो पहले हॉली को दिखाई देता था, और अब वो उस बच्चे के अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर हमें हॉली को दिखाया जाता है जो इस टाइम हेनरी के ही साथ है और हेनरी उसे एक घर में लेकर बैठा हुआ है। न जाने ये इमेजिनरी दुनिया है या क्या है। हॉली इस टाइम अपने मॉम डैड के लिए परेशान है, लेकिन ये आदमी उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे मॉम डैड दुनिया में बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये हेनरी नाम का आदमी हॉली को बताता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे क्लास फेलो डेरेक को भी यहाँ पर लाने वाला हूँ। पर हॉली कहती है वो बच्चा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे परेशान करता है। जिस पर हेनरी उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें उसने तंग किया तो मैं उसे मॉन्स्टर्स के पास भेज दूंगा। अब हेनरी यहाँ से जाने लगता है और हॉली को बताता है कि मैं पूरा दिन घर नहीं आऊंगा, ये पूरा घर आज तुम्हारा है और तुम्हें किसी भी हाल में इस घर से निकलकर जंगल में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। यहाँ पर हॉली मेल बॉक्स खोलती है तो उसे उसके अंदर से एक बारबी डॉल मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इस टाइम हम देखते हैं कि कोई जंगल के अंदर से हॉली पर नजर रख रहा था और ऐसा हॉली को महसूस भी हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सोल्जर्स उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर 11 और हॉपर थे। हॉपर ने इस टाइम 11 को छुपा दिया था, लेकिन 11 बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी मिलिट्री के उस डिवाइस की वजह से। यहाँ पर मिलिट्री के लोगों को वो चाकू भी मिल जाता है जिसकी मदद से हॉपर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्हें समझ आ जाती है कि जरूर 11 और उसका साथी यही कहीं है और वो लोग दोबारा अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। 11 को ढूंढने के लिए ये लोग दोबारा अपनी मशीन चला देते हैं। 11 को जब दर्द होता है तो वो चिल्लाती है और सोल्जर्स उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। हॉपर यहाँ सोल्जर्स पर गोलियां चलाने लगता है, पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और मिलिट्री यहाँ उन पर भारी पड़ने लग जाती है। हॉपर के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहता और वो 2 ग्रेनेड निकालकर पहले मिलिट्री वालों की तरफ फेंक देता है और बाद में अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल करते हुए उस मशीन को भी तबाह कर देता है जो 11 को नुकसान पहुंचा रही थी। कुछ ही देर में 11 रिकवर हो जाती है और बाहर निकल कर आती है और अब अपनी माइंड की पावर से इन सारे सोल्जर से लड़ती है और इन्हें मार गिराती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बाकी सभी लोग दोबारा से रेडियो स्टेशन पर हैं और रेडियो स्टेशन पर विल एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इन सब लोगों को देता है कि वो असल में वेक्ना के माइंड के अंदर जा सकता है और वेक्ना बच्चों के माइंड के अंदर जाता है। इस तरह से विल को वेक्ना के अगले शिकारों का पता चल जाता है और वेक्ना अब अगला शिकार डेरेक को बनाने वाला है। नैन्सी भी, जो अपनी मॉम से काफी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हुई थी, वो भी इन लोगों को बताती है कि वेक्ना इस टाइम एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है। वो हेनरी की शक्ल में बच्चों का पीछा करता है, बच्चों से बातें करता है और फिर बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जो कुछ मर्जी हो जाए इन्हें डेरेक को हर हाल में बचाना होगा। पर ये लोग डेरेक को बचाएंगे क्या कहकर इन्हें बस एक ही रास्ता नजर आता है कि ये लोग डेरेक को किडनैप कर लेंगे।
डस्टिन को ये प्लान ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि अगर हम डेरेक के पीछे पड़ जाएंगे तो हॉली को कौन ढूंढेगा, और हॉली नहीं मिलेगी तो वेक्ना कैसे मिलेगा। यहाँ पर माइक के पास एक और अच्छा प्लान था। वो यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें किसी तरह डेमोगोर्गन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, और जब हम उससे लड़ रहे होंगे तो किसी तरह हम उसके ऊपर एक डिवाइस लगा देंगे जिससे हमें उसकी डायरेक्शन का पता चलता रहेगा, और वो जब वेक्ना के पास जाएगा तो हमें वेक्ना का भी पता चल जाएगा। सबको माइक का ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन के अंदर वेक्ना के बनाई हुई इमेजिनरी दुनिया के अंदर हम हॉली को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश है, नए नए ड्रेसेस पहन रही है, केक्स बना रही है, और वो सब कर रही है जो वो चाहती है। अचानक ही उसके दरवाजे पर बेल होती है। भाई तो कोई भी नहीं था। उसने मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें हेनरी का ही लेटर था, जो असल में वेक्ना है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए इस मैप को फॉलो करते हुए मेरे पास आओ। दूसरी तरफ हमें अपसाइड डाउन के अंदर दिखाया जाता है कि सार्जेंट वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर 11 ने मिलिट्री के सोल्जर्स को मारा था। सार्जेंट देखकर अपने बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि उस बंदे को ढूंढ कर लाओ जिसने ये सब किया है, जबकि यहाँ पर 11 और हॉपर दोनों ही एक सेफ जगह पर आराम कर रहे थे। 11 हॉपर से कहती है, हो ना हो, मुझे लगता है कि उसी दीवार के पीछे कुछ है, और वो सोल्जर जो उन दीवारों के पास था, मुझे लगता है कि उस सोल्जर को दीवार के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए उस सोल्जर से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए। हॉपर को 11 का प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वो जानता है कि 11 तो उसकी बात मानने वाली नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने जो दोनों प्लान बनाए हुए थे वेक्ना को ट्रैक करने के लिए, ये लोग दोनों प्लान पर वर्क कर रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक तो कामयाब हो ही जाएगा। एक तरफ ये लोग हॉली को भी ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ डेरेक को भी किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि उसके जरिए वेक्ना तक पहुंच जाए। अब डेरेक को किडनैप करना था तो उसके घर भी जाना था। घर में तभी घुस पाते जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते, और पेरेंट्स को गहरी नींद में सुलाने के लिए रॉबिन और विल हॉस्पिटल से नींद की गोलियां चुराने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी एक गोली के अंदर ट्रैकर को लगाने की कोशिश कर रही होती है ताकि ये गोली जब डेमोगोर्गन को मारी जाए तो ट्रैकर उस पर लग जाए। मरी उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा, तो नैन्सी कहते हैं एक मरतबा ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। यहाँ पर नैन्सी आखिर वो बुलेट चलाकर उसे टेस्ट भी कर लेती है और देखती है कि ट्रैकर बिल्कुल सही था, यानी उनका ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो गया। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर दिखाया जाता है कि हॉपर ने उस सोल्जर को पकड़ लिया था जिस पर इन्हें शक था कि वो स्पेशल फोर्सेस का ही एक आदमी है। हॉपर उससे कुछ सवाल जवाब करने लग जाता है, और हम देखते हैं कि 11 अपनी पावर से उसके माइंड के अंदर चली जाती है। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वो सच में स्पेशल फोर्सेस का ही आदमी है, और उसके ब्रेन के जरिए ही 11 को अपसाइड डाउन के अंदर बनी हुई सीक्रेट मिलिट्री बेस का पता चल जाता है, और वो मिलिट्री बेस के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे एक खुफिया दरवाजा दिखता है। वो उसके अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं, क्योंकि इस आदमी को भी ये बात नहीं पता थी कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। अगर वो ये बात जानता तो ही 11 उस दरवाजे को खोल पाती, लेकिन यहाँ 11 को उस दरवाजे से इतनी फीलिंग जरूर आ जाती है कि उसके पीछे कुछ बहुत ताकतवर है, और वो हॉपर से आकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसके पीछे वेक्ना है, और वेक्ना को मिलिट्री ने ही कैद किया हुआ है। इधर अपसाइड डाउन के अंदर ही हॉली भी घर से निकलकर जंगल की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे हेनरी की बताई हुई जगह पर पहुंचना था। जबकि यहाँ दुनिया में सभी डेरेक के घर में घुसने का प्लान कर लेते हैं। वो डेरेक की बहन की दोस्त के जरिए एक पाई के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर उनके घर भेजते हैं, और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर उस पाई को खा लेते हैं, लेकिन डेरेक की बहन नहीं खाती, जिसकी वजह से वो लड़की उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उनकी बहस भी हो जाती है। देखते ही देखते जिन लोगों ने पाई खाया था वो बेहोश हो जाते हैं, और ये देखकर डेरेक की बहन डर जाती है। पर डेरेक की दोस्त जो कि हमारे मेन हीरोज के साथ मिली हुई है, उसके पास डेरेक की बहन को भी बेहोश करने का एक सेकंड प्लान था। वो एक इंजेक्शन डेरेक की बहन की गर्दन में लगा देती है, जिससे डेरेक की बहन बेहोश हो जाती है, और सबके बेहोश होते ही ये लोग डेरेक को किडनैप करने के लिए इनके घर के अंदर चले जाते हैं। डेरेक के पूरी फैमिली मेंबर्स को ये लोग अपनी गाड़ी में डाल देते हैं, और फिर डेरेक के पूरे घर के अंदर ट्रैप्स लगा देते हैं ताकि वो डेमोगोर्गन को पकड़ पाए। ये लोग फ्लोर को काट कर वहां पर एक कारपेट भी लगा देते हैं ताकि डेमोगोर्गन जब वहां से चले तो नीचे गिरकर ट्रैप हो जाए। नैन्सी ने वो गोलियां भी अपनी गन में लोड कर ली थी जिसके अंदर उसने ट्रैकर लगाया था। सब कुछ तैयार था, सब लोग अपनी पोजीशंस पर थे, बस अब इन्हें डेमोगोर्गन के आने का इंतजार था। इधर हमें विल और जॉयस को देखा जाता है। यहाँ पर विल अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है, तब जॉयस भी उससे कहती है, अरे नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। पर मेरी प्रोटेक्टिव होने की वजह भी है ना, जब तुम पहली मरतबा गायब हुए थे और अपसाइड डाउन के अंदर गए थे तो मुझे 8 घंटे बाद पता चला था, मेरी केयरलेसनेस की वजह से, क्योंकि मैं सो गई थी। अगर जल्दी पता चलता तो शायद पहले ही दिन मैं तुम्हें बचा पाती। इसी वजह से मैं आज भी तुम्हारे लिए इतनी फिक्रमंद रहती हूँ। यहाँ हमें डेरेक के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं, और इससे ये लोग पहचान जाते हैं कि यहाँ पर डेमोगोर्गन आने वाला है। डेमोगोर्गन यहाँ आते ही
एक डमी को डेमोगोर्गन समझकर उठा लेता है और ये देखकर सबसे पहले लूकस उसे अपने ट्रैप्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर बॉल मारता है। डेमोगोर्गन जैसे ही आगे बढ़ता है तो ऊपर से लकड़ी का एक पीस आकर डेमोगोर्गन की बॉडी के अंदर स्टेप हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कील लगी हुई थी। लूकस दोबारा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आगे की तरफ भागता है और डेमोगोर्गन उसके पीछे भागता है। लूकस तो साइड से होकर भागा था, लेकिन डेमोगोर्गन उसी कारपेट के ऊपर चढ़ जाता है और क्योंकि कारपेट के नीचे फ्लोर ही नहीं था तो वो नीचे गिर जाता है। ऊपर से लूकस उसके हाथ पे जोर जोर से हथौड़े मारकर उसे नीचे गिरा देता है और नीचे इन्होंने कांटे वाली तारें लगाई हुई थी जिसके अंदर डेमोगोर्गन फंस गया था। ये लोग डेमोगोर्गन को आग लगा देते हैं और डर कर डेमोगोर्गन यहाँ से पोर्टल खोलकर वापस जाने लगता है और इतने में पीछे से नैन्सी पूरी कोशिश करती है कि वो डेमोगोर्गन पर एक गोली चला दे ट्रैकर वाली। ये सब करते हुए अचानक से डेरेक को होश आ जाता है और विल को भी एक अजीब सी वाइब आती है। वो यहाँ सब लोगों को बताता है कि वेक्ना ने हमें वो सब करते हुए देख लिया है। अपसाइड डाउन के अंदर हमें हॉली को दिखाया जाता है जो हेनरी के दिए हुए मैप की तरफ बढ़ रही है और आखिरकार वो एक बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। वो एक खार के पास पहुंचकर हेनरी को आवाज लगाती है और कहती है, हेनरी क्या तुम यहाँ पर हो? वहां पर उसे किसी का शेडो दिखाई देता है जिससे वो डर कर छुप जाती है और एकदम से वो शेडो उसके सामने भी आ जाता है और ये दरअसल एक लड़की थी। ट्विस्ट ये था, ये मैक्स थी, वही मैक्स जिसे हमने सीजन में कई मर्तबा कोमा में देखा है। वो कोमा में इसलिए है क्योंकि उसकी सोल यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर फंस गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरेक जिसे अब होश आ गया था वो यहाँ पर बहुत हंगामा मचा रहा था और जॉयस उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वो जॉयस से कहता है कि तुम किडनैपर हो, पर जॉयस उसे कहती है, अरे नहीं मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं खुद भी एक मॉम हूँ, देखो वो मेरा बेटा है। वो विल की तरफ इशारा करते हैं और डेरेक कहता है, ये तो वही ज़ॉम्बी लड़का है ना जो मरकर वापस आया था। जॉयस कहती है, वो मरकर वापस नहीं आया था, वो एक मॉन्स्टर के पास से वापस आया था और अब वही मॉन्स्टर तुम्हें भी लेने आ रहा है और हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। तब डेरेक उसे बताता है कि मिस्टर वॉलसेट ने उसे पहले ही ये सब बता दिया है। तब जॉयस उसे समझाती है कि मिस्टर वॉलसेट ही बहुत बड़ा धोखा है और वो सभी मॉन्स्टर मिस्टर वॉलसेट के लिए ही काम करते हैं। जॉयस को लगता है कि अब डेरेक उसकी बात समझ गया है, इसीलिए वो डेरेक को खोल देती है, लेकिन डेरेक इन सब को धक्का देते हुए वहां से भाग निकलता है। ये लोग किसी तरह करके डेरेक को पकड़ लेते हैं और उसे एक फार्म हाउस के अंदर लाकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। सेम इसी टाइम पर विल को एक अजीब सा एहसास होता है, उसे सर में अजीब सा दर्द होता है और उसे भी आता है कि जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सच में डेमोगोर्गन इसी दरवाजे के पीछे था। डेमोगोर्गन वो दरवाजा खोल लेता है तो जॉयस एक कुल्हाड़ा लेकर डेमोगोर्गन के ऊपर हमला करती है, पर इस हमले से डेमोगोर्गन को कुछ नहीं होता। इतने में पीछे से स्टीव अपनी गाड़ी को भगाते हुए डेमोगोर्गन के ऊपर हमला कर देता है और डेमोगोर्गन घूमते हुए दूर जाकर गिरता है। अब की मर्तबा वो डरकर दोबारा से भागने वाला था, पर ठीक वक्त पर नैन्सी ने भी सही निशाना लगाकर गोली चला दी और उसके ऊपर ट्रैकर भी लगा दिया। वो जिस पोर्टल से वापस अपसाइड डाउन के अंदर जाने वाला था, उसी पोर्टल के अंदर ये लोग भी तेजी से अपनी गाड़ी को बढ़ा देते हैं और बंद होते पोर्टल से ये लोग अपसाइड डाउन के अंदर चले जाते हैं। इस टाइम पर इन्हें डेमोगोर्गन के सिग्नल मिल रहे थे, उसे ये लोग ट्रैक करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। बिल अभी भी वेक्ना के माइंड से कनेक्टेड था और उसे वो सारे बच्चे नजर आ रहे थे जिन्हें वेक्ना ने अपना शिकार बनाकर अपनी वेन्स के अंदर जकड़ा हुआ था और उन बच्चों के मुंह में अपने टेंटिकल्स भी फंसाए हुए थे। यहाँ हॉकिंस में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले आकर सभी घरों के बच्चों को ले जाते हैं और यहाँ पर हमें इनका इरादा नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। वो बच्चों की प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर वो बच्चों को साइंटिस्ट के कहने पर अपसाइड डाउन के अंदर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर विल जो कुछ देखता है उस सब की पेंटिंग असली दुनिया में बनाता है और इस टाइम पर लूकस और उसका साथी आकर उन्हें बताते हैं कि मिलिट्री भी पूरे शहर से बच्चों को इकट्ठा कर कर कहीं लेकर जा रही है और यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। सिर्फ वेक्ना ही नहीं है जिसे बच्चों की जरूरत है, यहाँ पर कोई और भी बच्चों का इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जो अपसाइड डाउन के अंदर थी उसे ही खबर मिली थी कि बच्चे गायब हो रहे हैं, इसीलिए उसने सभी बच्चों को पकड़वा दिया था। उसे लगता है कि 11 बच्चों को किडनैप कर रही है और वो बच्चों को मारना चाहती है। यहाँ पर एक चैनल यहाँ से चला जाता है और जब दूसरा रेमिरेज यहाँ पर रह जाता है तो वो साइंटिस्ट से कहता है कि आप भी बच्चों को शिकार बना रही हैं और ऐसा करना ठीक नहीं है। अब साइंटिस्ट उससे कहती है, मुझे मत सिखाओ। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर अब हम मैक्स और हॉली को देखते हैं। हॉली मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि मैक्स उसके नेबर में ही रहती थी और वो मैक्स को जानती थी। उसे ये भी पता था कि मैक्स कोमा में है। हॉली से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो, तो वो कहती है, मैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हूँ जिस तरह तुम यहाँ पर आई हो। वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि वो लेटर तुम्हें हेनरी ने नहीं बल्कि मैंने ही लिखा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। वो हेनरी नहीं है, वो असल में एक मॉन्स्टर है। हॉली डर जाती है और उसे पूछती है कि इस टाइम हम कहाँ पर हैं। मैक्स बताती है कि इस टाइम
हम मेमोरी के अंदर हैं। देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये सारी हकीकत बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ये मेमोरी असल में जेल है वेक्ना नाम के एक मॉन्स्टर की। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बल्कि पूरी टीम को पता है कि बच्चों का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो बच्चों को बचाने का प्लान बना रहे हैं, जबकि बच्चे तो मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बचाने के लिए इन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो मिलिट्री बेस के अंदर जा सके और जिसे मिलिट्री पहचान भी ना पाए। अब डायरेक्ट जो इनके पास था, ये लोग उसी का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि हॉपर और 11 अपसाइड डाउन के अंदर उसी मिलिट्री बेस के पास हैं, जिसके अंदर 11 को फील हुआ है कि वेक्ना है। हॉपर 11 से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वेक्ना अंदर है, क्या उसकी पावर्स को छीन लिया गया है, और अगर उसके पास उसकी पावर्स नहीं है तो वो सब काम वो कैसे कर रहा है, यानी बच्चों को किडनैप करवाना और बाहर तबाही मचाना। इस टाइम पर इनके रेडियो में कुछ सिग्नल आते हैं और यहाँ पर हॉपर और 11 को ये बात पता चलती है कि इनके ग्रुप के कुछ और लोग भी अब अपसाइड डाउन के अंदर थे। इस टाइम रेडियो से डस्टिन से बात कर रहा था। वो कहता है कि हमारी कार आकर एक चिपचिपी सी दीवार से टकरा गई है। वो समझ जाते हैं ये उसी दीवार की बात कर रहे थे जिसे पहले 11 खोलना चाह रही थी। ये लोग यहीं पर बात कर रहे थे तो हॉपर इन सबसे कहता है तुम लोग खामोश रहो और अपने रेडियो को बंद कर दो, यहाँ पर सिग्नल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हम खुद तुम्हें लेने आ रहे हैं। इधर अपसाइड डाउन के अंदर दोबारा हमें हॉली और मैक्स को दिखाया जाता है और मैक्स हॉली को अपनी कहानी सुना रही थी। वो बताती है कि किस तरह सबसे पहले अपसाइड डाउन का पोर्टल खुला था। हॉकिंस शहर एकदम से 2 हिस्सों में बट गया था। उस टाइम मैक्स कुछ टाइम के लिए मर गई थी, लेकिन जब उसे होश आया तब वो एक अजीब से रेनबो रूम में थी। वो कहती है कि जब मैं उठी और मैंने आगे जाकर दरवाजा खोला तो मैं एक स्कूल में थी और उस टाइम था 1959, यानी मैं लगभग 30 साल पास्ट में चली गई थी। वो कहती है कि मैंने उस जगह से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा मैं एक नए टाइम में पहुंच गई और इसी तरह फिरते फिरते आखिर में अपने टाइम में वापस आ गई और फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि असल में मैं तो हेनरी के दिमाग के अंदर हूँ। यहाँ दुनिया में दिखाया जाता है कि डेरेक उन सबके प्लान के मुताबिक मिलिट्री बेस के पास पहुंचता है तो सभी मिलिट्री वाले उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और यहाँ पर डेरेक बहुत ही मासूमियत से बहाना बनाता है, अरे मैं तो आप लोग के पास आया हूँ, सारे शहर के बच्चों को आप यहाँ पर लेके आए हो ना, लेकिन मैं तो यहीं पर छूट गया। ऐसे ये लोग डेरेक को मिलिट्री बेस के अंदर ले लेते हैं और फिर डेरेक वॉशरूम में जाकर इनके दिए हुए फोन से लोगों से कांटेक्ट करता है। जॉयस डेरेक से कहती है कि तुम सारे बच्चों से बात करो और जिसने मिस्टर वॉलसट को देखा है उन सबको इकट्ठा करो, हम जल्द ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर दिखाया जाता है कि अब 11 ने उस मिलिट्री बेस के अंदर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी उसे डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर उसने नोट किया कि यहाँ पर हर टाइम बिजलियां चमकती रहती हैं। जैसे ही एक मर्तबा बिजली चमकती है वो पहले जंप करती है और हर मर्तबा बिजली चमकने पर ही वो जंप करती है, जिसकी वजह से कोई भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और फाइनली वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ डेरेक अब सभी बच्चों से मिस्टर वॉलसट के बारे में बात करता है और कहता है कि मिस्टर वॉलसट मॉन्स्टर्स के जरिए हमें लेने के लिए आ रहे हैं। सारे बच्चे उसे पागल समझते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, पर एक बच्ची उसकी बात को समझ रही थी क्योंकि वो भी मिस्टर वॉलसट को जानती थी और अब डेरेक उसी बच्ची को लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर विल और माइक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह जब जब डेमोगोर्गन आता है तो वो वेक्ना से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। ये बात करते हुए माइक को एक बहुत ही शॉकिंग चीज का अंदाजा होता है। वो कहता है कि तुम वेक्ना के माइंड के अंदर जा सकते हो और जिस तरह वेक्ना डेमोगोर्गन को कंट्रोल कर सकता है ऐसे तो तुम भी कर सकते हो। दोबारा हमें मैक्स और हॉली को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि मैं एक मर्तबा यहाँ से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने यहाँ से रास्ता ढूंढ लिया था बाहर जाने का जब दुनिया में लुकस ने मेरे लिए गाना चलाया था। यहाँ का पोर्टल खुल गया था। मैं अपने दोस्तों को महसूस कर पा रही थी, इतना महसूस कर पा रही थी कि मुझे लुकस का टच भी महसूस हो रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से बाहर चली जाती गाना बंद हो जाता है और वो पोर्टल भी। उस दिन मेरी उम्मीद टूट गई थी। मैंने कामयाबी को बहुत ही करीब आकर दूर जाते देखा था। उस दिन के बाद से मैंने यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की। ये बताते हुए मैक्स रोने लग जाती है और इतने में ही इन्हें बाहर से किसी की आवाजें आती हैं। अब मैक्स हॉली से कहती है कि तुम वापस चली जाओ उसी घर में ताकि हेनरी को शक ना हो कि तुम भी यहाँ पर हो, और देखना अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे दोबारा से उम्मीद मिली है, हम दोनों किसी न किसी तरह करके यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएंगे। सिनकट होकर दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि डेरेक ने उन सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया था जिससे मिस्टर वॉलसट नजर आ रहे थे। वो इन बच्चों को वॉशरूम में ले जाता है और ये बात जाकर जॉयस की टीम को बता देता है। जॉयस की टीम इन्हें लेने के लिए मिलिट्री के अंदर घुस जाती है और वॉशरूम के नीचे की तरफ से एक टनल बनाकर इन बच्चों को निकालने का फैसला करती है। लुकस नीचे से फ्लोर तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और सभी बच्चों को टनल के जरिए यहाँ से ले जाता है, जबकि अब हमें अपसाइड डाउन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 11 और हॉपर अंदर उसी दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर 11 को लगा था कि अंदर वेक्ना है। वो इस दरवाजे को अपने माइंड से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी
यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर का कार्ड चुरा लेती है और हॉपर डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इस कार्ड से भी ये दरवाजा नहीं खुलता और 11 को गुस्सा आता है। वो दोबारा अपनी पावर्स का जब इस्तेमाल करने लगती है तो अचानक ही यहाँ पर दोबारा से वही डिवाइस ऑन करती जाती है जिससे हमेशा 11 को कमजोर किया जा रहा था। 11 कमजोर होकर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हमला कर देते हैं। हॉपर उन सब सोल्जर्स से लड़ता है और इस टाइम साइंटिस्ट 11 के पास आ जाती है। 11 के नाक से खून निकल रहा था। साइंटिस्ट इस टाइम 11 को मारते नहीं बल्कि उससे आराम से कहते हैं, कितना अरसा गुजर गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते और अब मिली तुम। 11 गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे क्या इरादे हैं और तुमने उस दरवाजे के पीछे किस चीज को बंद किया हुआ है। याद रखना तुम किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाओगी। यहाँ पर वो ये बातें कर रही थी तो दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स हॉपर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हॉपर भी पूरी तरह से तैयारी के साथ आया था और वो भी सोल्जर्स को मार रहा था। इधर वो स्पेशल फोर्सेस वाला आदमी जिससे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी वो भी यहाँ पहुंच जाता है और पीछे से आकर हॉपर के साथ लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते ये लोग एक कंटेनर तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हॉपर को पकड़ लेता है एक मॉन्स्टर और हॉपर का गला दबाने लगता है। हॉपर अपने आप को बचाने के लिए हिल रहा था, लेकिन यहीं पर साइंटिस्ट आ जाती हैं और हॉपर से कहते हैं, अरे हिलो मत, जितना ज्यादा हिलोगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। ये बेरहम साइंटिस्ट इस टाइम हॉपर को बचाने नहीं वाली थी। ऊपर दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री बेस से बच्चों को निकाला जा रहा था, लेकिन जहाँ पर इन्होंने टनल बनाई थी वहां पर इनसे वाटर लीकेज भी हो गई थी। ये लोग वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक एक करके बच्चों को निकाल रहे होते हैं, लेकिन पानी के ज्यादा होने की वजह से एक बच्चा पानी से स्लिप हो जाता है और एक बच्ची जाकर ये बात ऑफिसर को बता देती है। यहाँ पर डेरिक को लगता है कि उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसीलिए वो जल्दी से जॉयस को ये सारी बात बता देता है और ऑफिसर्स के आने से पहले खुद से दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। इस टाइम वो मिलिट्री वालों को अंदर आने नहीं दे रहा था, जबकि सीन कट होकर हमें दोबारा से अपसाइड डाउन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अभी भी हॉपर के पास खड़ी है और वो हॉपर से सवाल करती है कि ऐसा क्या है 11 में जो तुम मुझसे इतना छुपा कर रखते हो। आज तक तुमने उसे हमारे हाथ नहीं लगने दिया और आज खुद ही तुम उसे यहाँ ले आए। हॉपर उसे कुछ नहीं पता था और यहाँ पर डॉक्टर एकदम से इस कंटेनर का टेम्परेचर लो कर देती है, जिससे ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जोर से हॉपर को जकड़ लेता है। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। ये कहते हुए उसने इस कंटेनर का टेम्परेचर हाई कर दिया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ने कमजोर होकर अपनी पकड़ थोड़ी कम की थी हॉपर पर। हॉपर भी समझ गया था कि ये साइंटिस्ट बहुत ही आराम से इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है और मुझे बचा सकती है, लेकिन फिर भी वो 11 के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। 11 भी इस टाइम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन वो अब अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करती है और एक सीजर उठाते हुए पीछे से आकर डॉक्टर को स्टैब कर देती है। इस तरह अब डॉक्टर और 11 के दरमियान में हाथापाई शुरू हो जाती है और मौका पाते ही हॉपर भी अपने आप को मॉन्स्टर से छुड़वा लेता है, क्योंकि खुद डॉक्टर ही उस मॉन्स्टर को कमजोर करके आई थी वहां का टेम्परेचर हाई करते हुए। वो पीछे से डॉक्टर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसके बाद ये लोग मिलकर उस डॉक्टर को बेहोश कर देते हैं। दुनिया में दिखाया जाता है कि अब मिलिट्री वाले अंदर आ गए थे और उन्होंने वो खुली हुई टनल भी देख ली थी। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि 11 काफी ज्यादा जख्मी है और कमजोर है। हॉपर उसे एक कंपास देता है और कुछ हथियार देता है और उसे कहता है कि ये चीजें तुम्हें डस्टिन तक पहुंचाने में मदद करेंगी। जब वो अपनी पॉकेट से चीजें निकाल कर दे रहा था तब 11 दिखती है कि हॉपर ने अपने ऊपर एक बॉम्ब लगाया हुआ था। ये देखकर वो टूट जाती है और हॉपर उससे कहता है कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। और ये कहकर वो प्यार करके 11 को यहाँ से चला जाता है। यहाँ दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री वालों ने अब जॉयस और उसकी टीम को भी पकड़ लिया था। 5 बच्चे गायब थे, उनको तो उसकी टीम के दूसरे मेंबर लेकर जा चुके थे। मिलिट्री वाले आकर सार्जेंट को बताते हैं कि 5 बच्चे गायब हैं और बाकी बच्चों को ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जॉयस मिलिट्री वालों को समझाने की कोशिश करती है कि वो बच्चे खतरे में हैं। मिलिट्री वाले कहते हैं कि हम उन बच्चों को ही बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तब डेरेक सार्जेंट से कहता है, आप नहीं जानते, मैंने खतरे को देखा है, आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि विल को दोबारा से वियन आने लगते हैं, उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और यहाँ पूरे मिलिट्री बेस की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं। इस टाइम ये उसी जगह पर खड़े थे जहाँ से सालों पहले हॉकिंस शहर फटा था और नीचे से अपसाइड डाउन का पोर्टल खुला था। वो जगह दोबारा से फट जाती है और अंदर से एक डेमोगॉर्गन निकलकर बाहर आता है। इस डेमोगॉर्गन को देखते ही सभी सोल्जर्स डेमोगॉर्गन पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जगह जगह से और भी पोर्टल्स खुलने लगते हैं और हर पोर्टल में से डेमोगॉर्गन बाहर आने लगता है। सोल्जर्स हर डेमोगॉर्गन से लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन सबको तो वो मार नहीं पा रहे थे। यहाँ डेमोगॉर्गन्स और इंसानों के दरमियान में एक बड़ी लड़ाई हो गई थी। इस टाइम जॉयस के साथी ने भी अपनी पूरी टीम को बता दिया था कि अब हॉकिंस पर डेमोगॉर्गन्स का हमला हो चुका है।
विल और माइक यहाँ पर अपने सभी लोगों को डेमोगोर्गन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर वेक्ना आ चुका था और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें 11 को दिखाया जाता है। 11 और हॉपर दोनों उसी बड़े दरवाजे के पीछे जा चुके हैं, जिसके पीछे उन्हें लग रहा था कि वेक्ना होगा, लेकिन यहाँ पर वेक्ना नहीं बल्कि 11 जैसे ही एक और लड़की थी जो अपने माइंड से सब कुछ कंट्रोल कर सकती थी। और यहाँ पर पता चलता है कि वो साइंटिस्ट इस लड़की को काफी अरसे से कैद किए हुए है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वेक्ना दुनिया में आकर देखता है कि उसके डेमोगोर्गन की फौज को इंसानों ने गोलियों से भून दिया है, वो सारे मरे पड़े हैं। और ये देखकर वेक्ना को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर के एक ही झटके में अपने सभी डेमोगोर्गन्स को दोबारा से जिंदा कर देता है। मरे जो सारे बच्चों को बचाकर यहाँ से लेकर जाने वाला था, उसके सामने भी डेमोगोर्गन्स आ जाते हैं और उसका ट्रक पलट देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुकस के सामने भी एक डेमोगोर्गन आ गया था और लुकस एक कुल्हाड़ी के जरिए उससे लड़ रहा था, जबकि यहाँ पर वेक्ना अब अपनी पावर्स से विल को अपने करीब ले आता है। जॉयस गुस्सा ये देखकर जॉयस को गुस्सा आ जाता है और वो वेक्ना से कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। वेक्ना अपनी पावर्स से दूर से ही जॉयस को दूर फेंक देता है और विल को अपने पास लेकर आता है। उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए से कहता है तुम जानते हो ना ये बच्चे कहाँ पर हैं। जैसे ही विल अपने दिमाग में बच्चों के बारे में सोचता है, वेक्ना को भी बच्चों की लोकेशन पता चल जाती है और वेक्ना सभी बच्चों को गायब कर देता है और विल से कहता है तुम्हें पता है मैं बच्चों का शिकार क्यों करता हूँ। बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं और उन बच्चों में से सबसे पहले तुम थे और तुम वो हो जिसने मेरी ताकत को कई 100 गुना बढ़ा दिया था। वो विल से कहता है कि तुम्हें तोड़ना बहुत आसान था, तुमने मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलवाया और मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वेक्ना विल को वहीं फेंक देता है और वापस अपनी दुनिया के अंदर चला जाता है और यहाँ अपसाइड डाउन का पोर्टल बंद होने लगता है। वेक्ना के यहाँ से जाते ही दोबारा डेमोगोर्गन्स विल के सभी दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर विल एक गहरी सोच के अंदर चला जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह वो अपने सारे दोस्तों से मिला था और किस तरह उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया था। उसे याद आया था कि माइक ने उसे बताया था कि अगर वो वेक्ना के माइंड के अंदर जा सकता है तो वो वेक्ना के माइंड की तरह डेमोगोर्गन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि यहाँ पर माइक और सभी दोस्त डेमोगोर्गन से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक ही सभी डेमोगोर्गन्स हवा के अंदर फ्रीज हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सब विल ने अपनी पावर के जरिए किया था। और इस टाइम विल की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। इस टाइम विल इन सभी डेमोगोर्गन्स को बिल्कुल वैसे ही मारता है जिस तरह वेक्ना अपने शिकारों को मारा करता था। सबके पहले हाथ पांव तोड़ता है और फिर सबकी जान लेता है। सभी डेमोगोर्गन्स को मारने के बाद हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकल रहा था और उसकी इतनी ज्यादा पावर देखकर उसकी मॉम जॉयस और उसके सभी दोस्त भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे और अब उससे इम्प्रेस्ड भी हो चुके थे। लेकिन यहाँ विल अपनी पावर्स को देखकर इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी उन बातों की जो वेक्ना उसे कहकर गया था। वेक्ना कहकर गया था कि वो उन बच्चों से कुछ बड़ा करवाएगा, कोई बड़ी तबाही। यही डर वो अपनी मॉम और अपने दोस्तों को भी बताता है कि पता नहीं वेक्ना उन बच्चों के साथ क्या करेगा। यहाँ अपसाइड डाउन के अंदर दिखाया जाता है कि वेक्ना उन बच्चों को बिल्कुल विल की तरह अपनी वेन्स के अंदर कैद कर कर उनके मुंह में अपने टेंटिकल्स डालकर डार्क एसेंस उनकी बॉडी में डालने लग जाता है, जिसके बाद डेरिक के साथ साथ सभी बच्चे वेक्ना की सोच के अंदर जागते हैं। इस टाइम इनके सामने हेनरी होता है जो इन बच्चों को अपने घर में ले जाता है। यहाँ पर सभी बच्चे हॉली से मिलते हैं और हेनरी सब बच्चों को बताता है कि तुम्हें यहाँ से मॉन्स्टर्स ले जाने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर आकर तुम्हें मैंने बचा लिया। वो उन्हें जंगल में जाने से मना करता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। वो बच्चों को ये भी बताता है कि ये मॉन्स्टर्स का साया सिर्फ उनके शहर हॉकिन पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है और मैंने उन मॉन्स्टर्स से तुम्हें बचाने के लिए एक रास्ता निकाला है। मैं असल में दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता हूँ और मैंने एक ऐसी दुनिया ढूंढ निकाली है जिसमें बिल्कुल भी मॉन्स्टर्स नहीं है, बस वो है थोड़ी डार्क और उसका अंधेरा मैं तुम बच्चों की मदद से खत्म कर दूंगा और उस दुनिया को यहाँ ले आऊंगा। और ये काम सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम लोग अपने अंदर की ताकत को समझ पाओगे। उसी ताकत से हम इस दुनिया की रोशनी उस दुनिया में ले जाएंगे। इस तरह तुम लोग इस दुनिया को बचाकर हीरो बन जाओगे।
यहाँ पर दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट अपनी पूरी मिलिट्री को लेकर उसी खुफिया रूम के अंदर आती है जिसके अंदर कल 11 गई थी और वहाँ पर 11 को काली नाम की उसी की सिस्टर मिली थी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। काली ने उसे बताया था कि उसके ऊपर भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से भाग जाए। इस टाइम जब साइंटिस्ट यहाँ आते हैं तो 11 और हॉपर उन्हें यहाँ पर नहीं मिलते और साइंटिस्ट चारों तरफ उन्हें ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। खुद अब वो काली के सामने खड़ी हुई थी। वो नोटिस करती है कि काली उंगली हिला रही है, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये देखकर उसे शक होता है और वो जैसे ही काली को टच करती है तो वहां से काली गायब हो जाती है और पता चलता है कि यहाँ पर काली ने सिर्फ अपना एक इल्यूजन बनाया हुआ था, वो भी अपनी पावर के जरिए। असल में तो वो भी 11 के साथ भाग गई थी। यहाँ दुनिया में दिखाया जाता है कि लूकस के ऊपर भी डेमोगोर्गन ने जहाँ हमला किया था वहाँ उसे बचाने के लिए अब उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि विल की पावर्स भी जाग गई हैं और जल्द ही ये वेक्ना से लड़ने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर सब विल को 11 जैसा समझ रहे थे, पर विल कहता है मैं 11 जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी पावर्स चेंज है, मैं बस वेक्ना के माइंड के अंदर जा सकता हूँ और वो भी तब जब वेक्ना मेरे करीब हो। यहाँ पर विल की मॉम विल से कहती हैं मुझे माफ कर दो बेटा कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा और वेक्ना ने भी यही गलती की थी, वो दोबारा यही गलती करेगा, तुम्हें कमजोर समझेगा और उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें उससे हराना होगा। अपनी मॉम की बातें सुनकर विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि फाइनली उसकी मॉम उसे एक मजबूत इंसान समझने लगी थी, एक कमजोर बच्चा नहीं। यहाँ दिखाया जाता है कि 11 हॉपर और काली तीनों मिलकर वहां जाते हैं जहां से इन लोगों ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलना था, उस दीवार के पास। ये देखते हैं कि उनके साथियों की कार उस दीवार में तो है लेकिन उनके साथी यहाँ नहीं है, वो असल में चर्च की तरफ बढ़ गए थे। दूसरी तरफ हमें हेनरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉली कोई बहाना बनाकर मैक्स से मिलने के लिए चली जाती है। हालांकि मैक्स ने उससे मना भी किया था कि हेनरी के होते हुए घर से बाहर मत निकलना, पर इस टाइम हॉली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मैक्स को बताती है कि हेनरी के इरादे अच्छे नहीं, वो इस दुनिया को बचाना नहीं चाहता बल्कि इस दुनिया को तबाह कर यहाँ एक दूसरी दुनिया लाना चाहता है। और वो ये भी बताती है कि जो कुछ भी होगा वो सिर्फ कल ही होगा और उनके पास सिर्फ आज का वक्त है सब कुछ ठीक करने के लिए। हॉली मैक्स से कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और अपनी दुनिया में जाना होगा, पर मैक्स उससे कहती है कि इस तरह हेनरी को पता चल जाएगा तुम्हारे गायब होने के बारे में और मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तब से इनके पीछे से कोई निकल आता है और ये डेरेक था जिसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। डेरेक भी ने बताता है कि मैं सारी बातें जानता हूँ और मैं डस्टिन लूकस और मैक्स का दोस्त भी हूँ। ये सुनकर इन दोनों को खुशी होती है और ये कहती हैं ठीक है, अगर तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो तो तुम जाकर हेनरी का ध्यान भटकाओ और हम यहाँ पर अपना मिशन पूरा करते हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर बैठे हुए थे और ये लोग इस मर्तबा वेक्ना को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। जॉयस कहते हैं कि इस मर्तबा विल वेक्ना के माइंड में जाकर उससे खत्म कर देगा। आइडिया तो उसका अच्छा था लेकिन इसके लिए विल का वेक्ना के पास जाना थोड़ा सा जरूरी था। पर इन्हें कैसे पता चलता कि वेक्ना कहाँ है? वेक्ना को ट्रैक करने का कोई ना कोई रास्ता तो इन्हें ढूंढना था। एरिका को यहाँ साइंस टीचर के साथ डस्टिन की एक पिक्चर नजर आती है और फौरन उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना वो साइंस टीचर की हेल्प से ही एक ट्रैकर बनवा लें जिससे वेक्ना को ट्रैक किया जा सके। लेकिन लूकस के पास एक और बहुत ही अच्छा आइडिया था। उसे याद था कि जब बिली को हाई टेम्परेचर में रखा गया था तो उसके अंदर के अपसाइड डाउन के पार्टिकल्स एक्टिव हो गए थे। वो कहता है हमारे पास बहुत सारे मरे हुए डेमोगोर्गन्स की बॉडी है और उनके जरिए हम वेक्ना को ट्रैक कर सकते हैं। उनकी बॉडी को करंट देते हुए हम उन्हें हाइव माइंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस तरह हमें वेक्ना की लोकेशन का पता चल जाएगा। दोनों ही आइडियाज अच्छे थे और ये लोग दोनों ही आइडियाज पर वर्क करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर अब हमें नैन्सी और जोनाथन को दिखाया जाता है जो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए हैं। वहाँ पर वो एक अजीब सा सीन देखते हैं कि वहाँ की हर चीज पिघली हुई थी। दरवाजे के नॉब से लेकर सीढ़ियाँ तक कोई चीज लोहे की थी, प्लास्टिक की थी या लकड़ी की थी, हर चीज वहाँ पर मेल्ट हो रही थी और ये देखकर ये लोग कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 और काली एक साथ बैठे हुए थे और तब 11 काली से कहती है कि तुम हेनरी को ढूंढने में हमारी मदद करो, हम उसे मार देंगे जिसके बाद ये तबाही खत्म हो जाएगी और हम दोनों जीना शुरू कर देंगे। काली कहती है 11 तुम अपनी फैंटेसी से बाहर निकलो, हेनरी के मरने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी जंग सिर्फ इस अपसाइड डाउन की दुनिया से नहीं है, हमारी जंग हमारे अपने लोगों से भी है। साइंटिस्ट हमारे जैसे और लोग बनाना चाहते हैं जो हमारे ही तरह सफर करेंगे। वो कहती है पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम सारी मुश्किलें खत्म कर देंगे उसके बाद आराम से लाइफ जिएंगे, लेकिन फिर एक दिन मेरे सारे दोस्तों को मार दिया गया और मुझे साइंटिस्ट की तरफ से किडनैप कर लिया गया। उनको मेरा खून चाहिए था, वो लोग मेरा खून निकालते रहे यहाँ तक कि मैं कमजोर हो गई। साइंटिस्ट को लगा कि अब मैं हार गई हूँ, लेकिन फिर एक दिन मौका पाते ही मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की सबको मारते हुए। जैसे ही मैं एक दरवाजे से निकल कर दूसरे दरवाजे में गई तो वहाँ मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी को लेटे हुए देखा, उसकी बॉडी में मेरा खून डाला जा रहा था। मैं अगले रूम में गई
तो वहाँ पर भी ऐसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मेरा खून डाला जा रहा था और तीसरे रूम में भी वो मेरे खून से नए बच्चे बना रहे थे। मैं वहाँ पर शॉक रह गई और उसी टाइम पर दोबारा मुझे पकड़ लिया गया। काली की इन बातों से इलेवन को याद आता है कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था और उनकी बॉडी के अंदर भी हेनरी का खून डालकर उन्हें तैयार किया गया था। सीन कट होकर हमें हॉली और मैक्स को दिखाया जाता है जिन्हें जंगल में चलते हुए एक दरवाजा मिलता है। ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हॉली और उसके दोस्त बैठकर मूवीज देख रहे थे। मैक्स हॉली को बताती है कि ये सारी तुम्हारी मेमोरीज हैं जो कि हेनरी के दिमाग में है। हॉली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस टाइम तो मैं हेनरी से मिली भी नहीं थी। तो मैक्स बताती है कि हेनरी तुम्हें काफी पहले से फॉलो कर रहा होगा। ये लोग इस मेमोरी के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर हॉली बताती है कि मैं पहली मर्तबा हेनरी से लाइब्रेरी के अंदर मिली थी, इसीलिए ये लोग फौरन उसी मेमोरी से एक दूसरी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं जो लाइब्रेरी वाली थी। इधर अपसाइड डाउन के अंदर जहाँ पर स्टीव और डस्टिन एक चर्च के अंदर थे, वहीं चर्च के एक रूम में उन्हें एक स्टडी रूम में मिलता है जहाँ की दीवार पर एक अजीब सा मैप लगा हुआ था। ये मैप क्या था, ये लोग इसी सोच में पड़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें नैन्सी और जोनाथन को दिखाया जाता है। वो लोग एक अजीब सी जगह पर हैं जहाँ हर चीज मेल्ट हुई हुई है और ये लोग अभी तक हैरान होकर उन सारी चीजों को देख रहे हैं और इन्हें एक वजह नहीं पता चल रही कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हीं मेल्ट हुई भी चीजों के अंदर जमे हुए भी मिलते हैं। सीन कट होकर दोबारा हमें काली और इलेवन को दिखाया जाता है। इलेवन ने काली को बताया था कि हेनरी के खून से उन लोगों को बनाया गया था, लेकिन अब काली उसे बताती है कि मेरा खून हेनरी के खून की तरह काम नहीं कर रहा। मेरे खून से बनाए गए बच्चे हमारे जैसे नहीं है, इसीलिए अब वो तुम्हारी तलाश में है। वो कहते हैं हम जितनी भी मुश्किलें खत्म कर लें, जितने भी मुसीबतों से लड़ लें, हमारे लिए कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अगर हमें ये लूप तोड़ना है और हमारे जैसे और बच्चों को पैदा होने से रोकना है जो हमारी तरह ही सफर करेंगे, तो हमें मरना होगा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डेरेक के हाथ में जो मैप दिया गया था मैक्स और हॉली की तरफ से, वो हेनरी देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने दिया। डेरेक उसे सच नहीं बताता और गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ ने दिया है। उस समय हेनरी उसका चेहरा मोड़ता है और उसे एक अजीब सा विजन दिखाता है जिसमें उसकी मॉम मरी हुई थी और उसकी आंखें निकली हुई थी। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारी फैमिली का ये हाल कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स और हॉली अपनी मेमोरीज से होते हुए उस मेमोरी में जा रहे थे जहाँ से इन्हें बाहर निकलना था। ये लोग स्कूल में थे। तब ये लोग देखते हैं कि स्कूल में जो झूला था उसका सेंटर येलो कलर का था, लेकिन यहाँ पर सेंटर ग्रे कलर का था, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी थी। ये लोग उस सेंटर को तोड़ देते हैं और पता चलता है कि यहाँ से एक दूसरी मेमोरी के अंदर जाने का रास्ता था। लेकिन ये मेमोरी बहुत ही डरावनी थी। ये वो मेमोरी थी जब डेमोगोर्गन हॉली के घर के अंदर घुस आया था। हॉली डर जाती है और मैक्स से हौसला देती है और ये कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये बस तुम्हारी एक मेमोरी है। हमें इस मेमोरी के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि इस मेमोरी के जरिए ही हमें एक दूसरी मेमोरी के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। सीन कट होकर हमें दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डेमोगोर्गन की बॉडी को रेडियो टावर के पास ले आए हैं। रेडियो टावर के अंदर बहुत ज्यादा करंट है, लगभग 30,000 वॉट का, और यही करंट ये लोग डेमोगोर्गन की बॉडीज के अंदर देना चाहते हैं। यहीं पर करीब विल को भी दिखाया गया है कि जैसे ही डेमोगोर्गन जिंदा हो और हाइप माइंड से कनेक्टेड हो, तभी विल के हाइप माइंड के सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो वेक्ना को ट्रैक कर पाए। पीछे से रोबिन करंट ऑन करती है। डेमोगोर्गन तड़प तड़प कर जिंदा होने लग जाता है। इनका प्लान काम करता है। डेमोगोर्गन हाइप माइंड से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर विल के भी सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो वेक्ना के विक्टिम्स यानी बच्चों की आंखों के जरिए वहाँ का सारा सीन देख पाता है। वो डेरेक की आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभी बच्चे हैं सिवाय हॉली के। सही भी पता चलता है कि हेनरी हॉली को ढूंढ रहा है और हेनरी उस टाइम मैक्स के साथ है। अब विल मैक्स और हॉली को देखता है जो कि अपनी मेमोरीज के जरिए एक दूसरी मेमोरी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से उस मेमोरी का दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे से हेनरी उनके पास आ जाता है। अब हेनरी अपने आप को वेक्ना में बदलते हुए मैक्स को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है उसे मारने के लिए। और यहाँ असली दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि कोमा में गई हुई मैक्स की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। विल जो अपने विजन्स के जरिए ये सब कुछ देख रहा था, वो वेक्ना को कंट्रोल करते हुए उसे कमजोर कर देता है और मैक्स को उससे आजाद करवा देता है और फिर वेक्ना की ही बॉडी के जरिए उन लोगों से कम्युनिकेट करता है और उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये दोनों मौका पाकर यहाँ से भाग जाती हैं और वहाँ पर हेनरी जो कि वेक्ना बना हुआ था, वो अब अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है ताकि वह उसके दिमाग से निकल जाए और उसे कंट्रोल करना बंद कर दे।
अपनी ताकत लगाते हुए हेनरी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, जिसके रिजल्ट में असली दुनिया में विल बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डस्टिन जिस स्टडी रूम में पहुंचा था वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे। वो उन सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने लग जाता है, जबकि यहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आसमान पे नीली बिजलियां चमक रही थी। इन्हें लगता है कि ये शील्ड जनरेटर है जो उस वेंस वाली दीवार को बनाए हुए है। वो इसे तबाह करने का सोचते हैं, लेकिन फौरन डस्टिन रेडियो के जरिए इनकी बात सुनकर इनसे कहता है कि उसे कुछ मत करना, उसे मत छेड़ देना। लेकिन ये लोग उसकी आवाज सही से सुन नहीं पाते और नैन्सी वहाँ पर गोली चला देती है। यहाँ डस्टिन जो समझ गया था कि इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, वो भागकर उनकी तरफ आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि उस चीज पर गोली मत चला देना, वो शील्ड जनरेटर नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। पर नैन्सी तो पहले ही गोली चला चुकी थी और यहाँ पर अचानक से वो नीले बादल लाल आग में बदल जाते हैं और वो सारी एनर्जी भड़क जाती है। उस एनर्जी के भड़कने की वजह से एक बड़ी वेव भी उसमें से निकलती है, जिसके सामने 11, काली और हॉपर खड़े हुए थे और उस वेव की वजह से डस्टिन भी नीचे गिर जाता है। यहाँ स्टीव डस्टिन के पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर डस्टिन जवाब देकर उसे कहता है बहुत बड़ी गलती हो गई हमें समझने में। हम वो दीवार जो समझ रहे थे कि वेक्ना ने बनाई है, असल में वो वेक्ना ने नहीं बनाई। वो बताता है कि जब मैं यहाँ चर्च में गया तो मुझे चर्च की स्टडी में डॉक्टर मार्टिन की रिसर्च मिली थी और उस रिसर्च से मुझे पता चला कि वो दीवार जो हम समझ रहे हैं कि वेक्ना ने बनाई है, वो असल में साइंस की बनाई हुई दीवार है, एक्सोटिक मैटर से बनी हुई दीवार है, जो एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो हर चीज को थाम कर रखता है और उसी ने उस दीवार को बनाया हुआ था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के गोली चलाने की वजह से और उस वेव के भड़कने की वजह से नैन्सी और जोनाथन दोनों बेहोश हो गए थे और उनकी आसपास की चीजें भी मेल्ट होने लगी थी और उनको उसमें जकड़ने लगी थी। इधर डस्टिन स्टीव को बताता है कि उस दीवार के पीछे ना तो वेक्ना है और ना ही बच्चे हैं, उस दीवार के पीछे सिर्फ मौत है। वो दीवार असल में ब्लैक होल है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डस्टिन बिल्कुल ठीक कह रहा था। उस एनर्जी की वजह से उस दीवार के अंदर भी एक सुराख हो जाता है और उस दीवार के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ी भी उसी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर मौजूद सारी चीजें उड़ उड़कर उस होल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि 11, काली और होपर भी उड़कर उसकी तरफ जा ही रहे थे, पर 11 ने अपनी पावर से उन तीनों को रोके रखा। यहीं पर 11 को इस दुनिया से बाहर जाने का एक रास्ता भी मिल जाता है और वो अपनी पावर से उन तीनों का रुख उस दरवाजे की तरफ कर देती है। यहाँ डस्टिन बताता है कि वो जगह एक वर्म होल है, टाइम और स्पेस के दरमियान का एक ब्रिज। आसान लफ्जों में कहो, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान का एक रास्ता है और अगर ये रास्ता खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स और होली अपनी जान बचाते हुए उस मेमोरी से बाहर निकल आते हैं और आकर उसी केव के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पर मैक्स पहले छुपी हुई थी। उनके पीछे हेनरी भी आ जाता है और हेनरी होली को धमकाते हुए कहता है कि बाहर निकल आओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को टॉर्चर करूंगा। होली मैक्स से पूछती है कि हेनरी अंदर क्यों नहीं आ पा रहा, तो मैक्स कहती है कि जरूर उसकी दर्द देने वाली मेमोरी होगी जिससे वो डरता होगा, इसीलिए वो अंदर नहीं आ रहा। मैक्स भी यहाँ उसे धमकाते हुए कहती है हिम्मत है तो अंदर आ जाओ और हेनरी उससे कहता है ज्यादा बनो मत, वो वक्त दूर नहीं जब मैं अंदर आ जाऊंगा। सीन कट होकर हमें इसलिए दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब 6 नवंबर हो चुकी है, 3 दिन हो गए हैं, विल को होश नहीं आया। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और परेशानी उन्हें इस बात की भी है कि विल ने अपसाइड डाउन के अंदर मैक्स को देखा था, हालांकि मैक्स तो कोमा में थी। रॉबिन को सब समझ आ रहा था। रॉबिन लूकस को बताती है कि डॉक्टर्स को आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई थी कि मैक्स कोमा में क्यों है। मैक्स कोमा में इसीलिए है क्योंकि उसकी सोल अपसाइड डाउन के अंदर कैद है। रॉबिन ये भी समझ जाती है कि मैक्स और होली वहाँ से जरूर निकलने की कोशिश कर रही होंगी और वो जरूर वेक्ना से भी मिली होंगी और उन्हें ये भी पता होगा कि वेक्ना असल में चाहता क्या है। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि विल असल में बेहोश था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपसाइड डाउन के अंदर किया हुआ था। वो अपने आप को वेक्ना की बनाई वेन्स के अंदर जकड़ा हुआ पाता है, लेकिन इस मर्तबा वो डरता नहीं है और वेक्ना से कहता है फिर बताओ होली और मैक्स निकल गए ना तुम्हारे हाथ में से। यहाँ पर वेक्ना उसे कहता है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ पे हो ना, मेरे लिए वही काफी है। याद है तुम ही मेरे पहले शिकार थे और तुम ही ने मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने में मदद दी थी। विल पूछता है कैसे, तो वेक्ना बताता है कि वो ब्रिज जो अपसाइड डाउन को दुनिया से जोड़ रहे हैं, वो टनल्स, वो ब्रिजेस किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही बनाए थे। वेक्ना उसे कहता है कि पहले तुम एक थे लेकिन अब मेरे पास 12 बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और इस सब में तुम मेरे लिए जासूसी करोगे। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि फाइनली 11, काली और हॉपर असली दुनिया में आने में कामयाब हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ 11 की पावर्स की वजह से। यहाँ पर 11 सब लोगों को अपनी बहन काली से मिलवाती है और सब लोग उससे मिलकर खुश हो जाते हैं। जॉयस 11
और काली से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मदद कर सकती हो मेरे बेटे को होश में लाने में। 11 यहाँ पर हाँ में जवाब देती है, जबकि दूसरी तरफ दोबारा हमें अपसाइड डाउन का सीन दिखाया जाता है। इस मर्तबा हम दोबारा देखते हैं स्टीव और डस्टिन को, जो नैन्सी और जोनाथन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन को भी होश आ गया था और होश में आते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ पिघल रहा है उस एक्सोटिक मैटर की वजह से, और ये लोग उसमें जमने वाले हैं। ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, पर इतना ज्यादा वक्त इनके पास नहीं था कि वो यहाँ से निकल पाए। दूसरी तरफ स्टीव भी एक सीढ़ी लगाता है जोनाथन और नैन्सी के पास जाने के लिए, लेकिन डस्टिन उसे ऊपर जाने से रोक लेता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, पहले मैंने बहुत से दोस्तों को खो दिया है और अगर तुम भी अब चले गए तो मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। स्टीव भी इमोशनल होकर डस्टिन को गले लगा लेता है और इसी दौरान ये देखते हैं कि पीछे जो इन्होंने सीढ़ी लगाई थी वो मेल्ट हो चुकी है। डस्टिन ने अच्छा ही किया स्टीव को रोककर, नहीं तो स्टीव भी गिरकर मारा जाता। यहाँ नैन्सी और जोनाथन हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी को उनकी आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ एक्सोटिक मैटर फैल चुका था, ये लोग अब बच नहीं सकते थे। इस टाइम ये दोनों एक टेबल के ऊपर थे। इन्हें लगा कि ये इनका आखिरी वक्त है, इसलिए ये दोनों इस आखिरी वक्त में अपनी अच्छी बातें याद करने लग जाते हैं। और फाइनली जोनाथन इस पॉइंट पे नैन्सी को प्रपोज भी कर देता है। ये देखकर नैन्सी रोने लग जाती है, क्योंकि अब इस प्रपोजल का फायदा तो ना रहता, ये लोग तो मर जाते। ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं, रो ही रहे होते हैं, गले लगे हुए होते हैं कि तभी अचानक वो एक्सोटिक मैटर पिघलना बंद हो जाता है और हर चीज वहाँ पर जम जाती है। और ये देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली इन दोनों की जान बच गई थी। दोनों यहाँ पर खुशी से गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ असली दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि 11 अपनी पावर्स से अपसाइड डाउन के अंदर जाकर विल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो विल के करीब जाती है विल उतना ही उससे दूर जाने लगता है। इसीलिए वो असली दुनिया में वापस आ जाती है और ये सारी बातें आकर हॉपर को बताती है। अब हॉपर उसकी मदद के लिए एक ऐसा टैंक बनाने का डिसाइड करता है जिसकी मदद से 11 के दिमाग के सिग्नल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और वो दोबारा विल को ढूंढ सके। इधर जॉयस अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। हॉपर जब उसके पास आता है तो वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, पता नहीं क्यों मैं जो भी करती हूँ गलत ही होता है। पहले मैं अपने बेटे को केयर करती थी तब भी मैं गलत थी, क्योंकि मैं उसे कमजोर समझती थी, और अब जब मैं उसे हिम्मत दे रही हूँ लड़ने के लिए तो अब भी वो बेहोश पड़ा है और अब भी मैं गलत हूँ। हॉपर उसे उम्मीद दिलाता है कि विल को जल्दी ही होश आ जाएगा और वो इस लड़ाई में सबसे अहम रोल प्ले करेगा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब 11 उस टैंक के अंदर चली जाती है जो हॉपर ने उसके लिए बनाया था बहुत सारे पानी और नमक से। हॉपर 11 से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, मुझे सिग्नल दो कि तुम कहाँ पर हो। ये कहते ही 11 वेक्ना के बनाए ट्रैप के ही अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर विल वेक्ना की वेन्स में जकड़ा हुआ मिलता है। वो विल को जगाती है और फिर वेक्ना की वेन्स काट कर उसे आजाद कर देती है। सीन कट होकर अब हमें अपसाइड डाउन में दोबारा मैक्स और हॉली को दिखाया जाता है। मैक्स और हॉली अभी भी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, और जब ये लोग एक दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं तो अचानक से हॉली के नीचे की जमीन टूट जाती है और ये लोग नीचे गिरने वाले होते हैं, पर मैक्स हॉली को बचा लेती है। और ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर नीचे जाने का एक रास्ता था, नीचे एक बंकर था। ये दोनों उस बंकर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर एक घायल साइंटिस्ट को देखते हैं। साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। यहाँ पर वो छोटे बच्चे हेनरी को देखते हैं जो साइंटिस्ट से कहता है कि आप जख्मी हैं और आपको मदद की जरूरत है, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ। पर वो साइंटिस्ट हेनरी की एक बात नहीं सुनता और उसको शूट करने की कोशिश करता है, और यहाँ हेनरी अपने आप को बचाने के लिए पास पड़ा पत्थर उठाकर साइंटिस्ट को मार देता है। ये देखकर हॉली और मैक्स दोनों ही डर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी अचानक से यहाँ पर मैक्स का फेवरेट गाना चलने लग जाता है, क्योंकि असली दुनिया में लूकस ने रोज की तरह मैक्स के रूम में आकर वो गाना चलाया था। उस गाने को सुनकर मैक्स समझ जाती है कि बाहर जाने का रास्ता यहीं करीब ही है। हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसे होश भी आने लगा था। यहाँ पर हम विल और 11 को देखते हैं। इस टाइम विल की आंखों से खून के आंसू आ रहे थे और वो जल्दी से 11 के गले लग जाता है और रोते हुए 11 को बताता है कि वेक्ना ने मैक्स की पोजीशन का पता चला लिया है और वो जरूर अब मैक्स के पीछे जाएगा। हालांकि मैक्स इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाने में कामयाब होने ही वाली है। 11 विल को लेकर असली दुनिया में वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि विल को होश आ जाता है और 11 भी उस टैंक से जिंदा बाहर निकल आती है। यहाँ आते ही 11 सब लोगों को बताती है कि वेक्ना यहाँ आ रहा है, वो जरूर मैक्स को मारने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा और हमें मैक्स को किसी भी तरह बचाना होगा। हॉस्पिटल का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट सब फ्लिकर करने लगी थी। यहाँ पर मिलिट्री वाले रॉबिन को पकड़कर यहाँ से ले जाने वाले थे, क्योंकि कुछ दिन पहले रॉबिन ने यहाँ से नींद की गोलियां चुराई थी और वो रॉबिन को समझ रहे थे कि वो ड्रग एडिक्ट है। दिखाया जाता है कि माइक की मॉम को भी होश आ जाता है और लाइट्स को फ्लिकर होता देखकर
वो भी डर जाती हैं क्योंकि वो जानती है कि जब जब लाइट फ्लिकर होती है तो यहाँ क्या होता है। अचानक ही उनकी सोच के मुताबिक यहाँ पर डेमोगोर्गन्स आ जाते हैं, जो आते ही सबसे पहले उन दोनों सोल्जर्स पर अटैक करते हैं। वो सोल्जर अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, पर डेमोगोर्गन्स पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर रॉबिन विक्की को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जबकि और भी डेमोगोर्गन्स उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस टाइम रॉबिन समझ गई थी कि जरूर ये डेमोगोर्गन्स मैक्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए वो फौरन लूकस को इन्फॉर्म करना चाहते थे। वो मैक्स के रूम में लूकस को कॉल करते हैं, पर लूकस गाना चलने की वजह से फोन की आवाज सुन नहीं पाता, इसीलिए वो फोन को हॉस्पिटल स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लूकस को बताती है कि मैक्स को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उसे लेने के लिए डेमोगोर्गन्स यहाँ पर आ गए हैं। कैरन भी ये वार्निंग सुन चुकी थी। लूकस भी बिना टाइम वेस्ट किए मैक्स को लेकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है, और इससे पहले कि डेमोगोर्गन उन्हें देखकर उनके सामने आ जाते हैं, फाइनली लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और मैक्स बच जाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि लूकस, मैक्स, रॉबिन, उसकी फ्रेंड और कैरन ये चारों डेमोगोर्गन से बचने के लिए एक खास जगह पर छुप जाते हैं, और यहाँ पर रॉबिन की दोस्त उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया। मुझे भी बाकी लोगों की तरह लगा कि तुम ड्रग एडिक्ट हो, इसीलिए तुम ऐसी मॉन्स्टर्स वगैरह की बातें कर रही हो, पर अब मुझे यकीन आ गया है और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रॉबिन भी यहाँ पर उसे माफ कर देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लूकस ने अभी भी वो गाना चलाया हुआ था ताकि दूसरी तरफ मैक्स को रास्ता मिलता रहे, लेकिन इस खाने की आवाज की वजह से डेमोगोर्गन्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। इससे पहले कि वो डेमोगोर्गन्स आकर इन लोगों पर हमला करते थे, वो डेमोगोर्गन्स एक चलती हुई लॉन्ड्री से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक गैस सिलेंडर था और उसके चलने की वजह से वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है और वो तीनों डेमोगोर्गन्स मर जाते हैं, और इनको मारने का प्लान था असल में मैक्स की मॉम कैरन का। इधर अपसाइड डाउन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को वो पोर्टल मिल जाता है जिससे वो अपनी दुनिया में जा सके। वो हॉली से कहते हैं कि आज तुम ना होती तो मैं यहाँ से बाहर कभी ना निकल पाती, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी बॉडी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो और तुम अपने लिए रास्ता ढूंढ लोगी। मुझसे वादा करो तुम हार नहीं मानोगी। यहाँ पर होली और मैक्स एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद मैक्स अपनी पोर्टल की तरफ भाग जाती है और सीन कट होकर हमें रियल वर्ल्ड में मैक्स को दिखाया जाता है, जिससे होश आ जाता है और लूकस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैक्स अपने दोस्तों को देखती है और हैरान होती है। उसे कुछ देर के लिए तो यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ रियल है। रॉबिन की दोस्त जो कि नर्स है वो उससे कहते हैं, तुम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, काफी अरसे बाद तुम्हें होश आया है। मैक्स यहाँ पर लूकस को गले लगा लेती है और वो रो ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर 11 के साथ बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और वो भी मैक्स को होश में आया देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस टाइम पर अब मैक्स सब लोग को बताती है कि वो होली की वजह से यहाँ आ पाई है और अब मेरे यहाँ आने की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वो होली के साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। अपसाइड डाउन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वेक्ना ने होली की बॉडी को जहाँ पर रखा हुआ था, होली को वहाँ पर होश आ जाता है। वो अपने मुंह से वेक्ना का टेंटिकल उतार देती है और इस जाल से बाहर निकल जाते हैं। वो इस पूरी जगह को देखकर हैरान थी और तभी उसकी नजर वेक्ना पर पड़ती है, जिसने अपने सभी टेंटिकल उन सभी बच्चों के साथ जोड़े हुए थे। वो अब इस जगह से बाहर निकलती है और देखती है कि ये जगह बहुत ही अजीब और खौफनाक थी। पहले वो जिस दुनिया में थी वो सिर्फ उनकी इमेजिनरी दुनिया थी, असल अपसाइड दुनिया तो ये थी जो वो अब देख रही थी। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इतने में हम देखते हैं कि वेक्ना भी नीचे उतर आता है। सीन कट होकर अब हमें नैन्सी और जोनाथन को दिखाया जाता है जो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक दीवार टूटने की आवाज आती है और ये लोग डर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि दीवार तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टीवी था और उसे देखकर इनकी जान में जान आती है। ये चारों एक दूसरे के गले लगते हैं और सुकून का सांस लेते हैं ये देखकर कि ये चारों ही जिंदा थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओली अभी भी वेक्ना से बचने की कोशिश कर रही थी। एक जगह उसे जमीन के नीचे से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो पत्थर उठाती है और वहाँ पर जंप कर देते हैं। ये जगह बहुत नीची थी, जंप करने की वजह से वो जोर से चिल्लाती है और नीचे वाली दुनिया में हमें पता चलता है कि नैन्सी और उसके साथी थे जो अब होली की आवाज को सुन भी चुके थे और पहचान भी चुके थे। सीन कट होकर हमें विल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि वेक्ना ने उसे बताया है कि वो उसे जासूस बनाकर इस दुनिया को तबाह करेगा। इस टाइम पर उसकी मॉम आकर उसे मैक्स के होश में आने की खुशखबरी देती हैं, पर यह खबर भी उसे खुश नहीं करती। विल अपनी मॉम को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि आज वही दिन है जब वेक्ना अपने प्लान को अंजाम देगा। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और उसकी मॉम उसे हौसला देने की कोशिश करती है और विल कहता है प्लीज मॉम झूठ मत बोलें, आपको कुछ नहीं पता, वेक्ना सब जानता है। वेक्ना जानता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, उसी ने मुझे इस्तेमाल किया था। आपको पता है अपसाइड डाउन की तरफ से इस दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर्स आते हैं वो उन्हीं टनल्स के जरिए आते हैं जो मैंने बनाई थी, जो मेरी मदद से वेक्ना ने बनाई थी। उसने एक मुझसे एक बच्चे से इतना काम करवा लिया कि अपसाइड डाउन और इस दुनिया को छोड़ दिया, तो आप सोचें वो 12 बच्चों से क्या कुछ करवा सकता है।
यहाँ पर जॉयस यानी उसकी मॉम उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो मॉन्स्टर जीत नहीं पाएगा क्योंकि अब उसके पास 12 बच्चे नहीं रहे, उसके पास हॉली नहीं है। यहाँ इस दुनिया में मैक्स सब लोगों को बताती है कि उसने हॉली को कहा था कि वो अपसाइड डाउन में अपने घर जाकर छुप जाए और अगर अब इन्हें हॉली को ढूंढना है तो अपसाइड डाउन में उसके घर में उसे ढूंढना होगा। ये लोग अभी यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि अचानक यहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं जो मैक्स को लेकर जाना चाहते थे। ये बात जैसे ही लोगों को पता चलती है तो ये लोग मैक्स को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो साइंस टीचर भी अब ट्रैकर बनाने में कामयाब हो गए थे और उसी ट्रैकर की वजह से ये लोग नीचे अपसाइड डाउन में डस्टिन से कांटेक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। वो डस्टिन को बताते हैं कि हॉली अपसाइड डाउन के अंदर अपने घर में छुपी हुई है, उसे वहां जाकर ढूंढो। पर डस्टिन बताता है हम वहां चले गए हैं, हॉली अभी तक उन्हें नहीं मिली। अब 11 दोबारा हॉली को ढूंढने के लिए अपसाइड डाउन में जाने का डिसाइड करती है और अपसाइड डाउन में जाने के लिए ये लोग मिलिट्री बेस वाला रास्ता लेने का फैसला करते हैं। ये लोग चुपके से मिलिट्री बेस के अंदर तो चले जाते हैं पर जहाँ से पुराना अपसाइड डाउन का दरवाजा खुला था वहाँ पर अब मेटल शील्ड्स लगी हुई थी और सामने कैमरास भी लगे हुए थे। साइंस टीचर कहता है कि मैं उन कैमरास को डिसेबल कर सकता हूँ, लेकिन उसके कहने से पहले ही 11 अपनी पावर से उस कैमरास को तोड़कर गिरा देती है और साइंस टीचर शॉक खड़े रह जाते हैं। जिसके बाद वो उन मेटल प्लेट्स को भी अपनी पावर से खोल लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे अपसाइड डाउन के अंदर पहुंच जाते हैं और फाइनली अपने बाकी साथियों से भी मिल लेते हैं। यहाँ पर बाकी साथी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हॉली को नीचे आते हुए देखा तो था, लेकिन वो पूरी तरह नीचे आए ही नहीं थे। हवा में से ही किसी ने उसे पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लिया था। दिखाया तो नहीं गया लेकिन हम जानते हैं कि वो वेक्ना ही था। यहाँ वेक्ना हॉली से कहता है परेशान मत हो, ये सारी चीजें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। सीन के टोकरे में दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट अब अपनी सार्जेंट से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी थे और ये सब तभी जख्मी हुए थे जब वेक्ना अपने बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स के साथ दुनिया में आया था। सार्जेंट उन्हें बताते हैं कि हम पर हमला करने वाले कोई मॉन्स्टर्स थे, बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स जिनके लिए हमें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम बच भी गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनकर साइंटिस्ट वहाँ से निकल आती हैं और अपने स्पेशल एजेंट से कहते हैं कि यहाँ पर और सोल्जर्स बुला लो, हमें यहाँ पर और सोल्जर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर वो एजेंट पूछता है कि आखिर उस नीचे वाली दुनिया में ऐसा है क्या जिसकी वजह से आप सोल्जर्स पर सोल्जर्स मंगवाती जा रही हैं, आप कुछ छुपा रही हैं क्या? साइंटिस्ट उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती हैं कि अपने काम से काम रखो और तुम्हें अपने सिर्फ मिशन पे ध्यान देना है और तुम्हारा मिशन सिर्फ 11 को ढूंढना है। ये बात सुनकर अब एजेंट को भी गुस्सा हो जाता है और वो साइंटिस्ट से कहता है आपको सिर्फ एक लड़की ही पड़ी है और यहाँ पूरा शहर खतरे में है, पता नहीं कैसे कैसे मॉन्स्टर्स शहर पर हमला कर रहे हैं। तो ये देखकर वो साइंटिस्ट उस आदमी को ही पकड़ लेती है और मारने लगती है और बताती है कि वो ड्रैगन्स, वो मॉन्स्टर उसी लड़की की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अभी साइंटिस्ट उस एजेंट को छोड़ती ही है कि उसे खबर मिल जाती है कि मिलिट्री बेस के सामने जो पहले दरार बनी थी अपसाइड डाउन की, उससे छेड़छाड़ की गई है और उसे खोल दिया गया है। हम देखते हैं कि उसी दरार की मदद से स्टीव, डस्टिन और बाकी सारे साथी अपसाइड डाउन से वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर विल भी अब फाइनली आकर मैक्स को मिलता है और उसे गले लगाता है। मैक्स भी उसे गले लगाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारी पावर्स पर यकीन हो गया है, तुम्हारी पावर्स बहुत अच्छी हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आया कि तुमने किस तरह से वेक्ना को कंट्रोल किया और हमें मैसेज दिया। तुम ना होते तो मैं आज इस दुनिया में ना होती। ये लोग अब अपनी नई प्लानिंग के लिए रेडियो स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और मैक्स अभी भी हॉली के लिए परेशान है और ये लोग हॉली को ही बचाने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ पर अब डस्टिन सबसे पहले आकर इन्हें अपसाइड डाउन की सच्चाई बताता है और कहता है कि वो कोई दूसरी दुनिया नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा ब्रिज है जो स्पेस और टाइम को चीर कर बना है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन एक्सोटिक मैटर की वजह से ये वहीं पर टिका हुआ है। वो बताता है कि हम इसे वर्म होल का नाम दे सकते हैं और ये वर्म होल हमारी दुनिया को एक काली दुनिया से कनेक्ट करता है, उसे एपिस कह सकते हैं हम। डस्टिन बताता है कि यही काली दुनिया उन मॉन्स्टर्स का और डेमोगॉर्गन का घर है। फिर ये लोग सारी बातें सोचते रहते हैं कि आखिर वो डेमोगॉर्गन्स और वेक्ना यहाँ कैसे आया। वो बताते हैं कि डॉक्टर मार्टिन ने 11 के जरिए हेनरी को उसी एबिस के अंदर भेज दिया था। सालों वो उसी एबिस में रहा, लेकिन फिर डॉक्टर मार्टिन को दोबारा से हेनरी की जरूरत पड़ी और उन्होंने 11 के जरिए हेनरी को ढूंढने की कोशिश की और जब 11 ने हेनरी को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश की, उसी कोशिश की वजह से ये ब्रिज बना। अब हेनरी जो अपने आप को एक वेक्ना की शक्ल दे देता है, एक मॉन्स्टर की शक्ल दे देता है, इसी ब्रिज के जरिए वो बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स के साथ बाहर बाहर इस दुनिया में आता है। यहाँ पर मैक्स बताते हैं कि हेनरी ने हॉली से कहा था कि वो दोनों दुनिया को एक करना चाहता है, यानी वो एबिस को और इस दुनिया को एक करना चाहता है। अगर इस तरह हुआ तो ये पूरी दुनिया काले अंधेरे में डूब जाएगी, एक तरह से तबाह हो जाएगी। हेनरी का प्लान था कि जो भी होगा आज ही होगा और ये लोग उसके प्लान को खराब करने के लिए और अपनी दुनिया को बचाने के लिए तैयारी शुरू करते थे। इधर अपसाइड डाउन में वेक्ना यानी हेनरी के माइंड के अंदर हम हॉली को देखते हैं
जिसे अब हेनरी पकड़ चुका है और वो लाकर उसे उसके बेड पर सुला देता है। इधर सभी बच्चे हैरान थे कि किस तरह हॉली मैक्स पर यकीन कर सकती थी, क्योंकि सभी बच्चों को लग रहा था कि मैक्स तो एक मॉन्स्टर है और हेनरी अच्छा इंसान है, और ये हेनरी की ब्रेन वॉशिंग की वजह से हुआ था। खैर, अब हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है। मिलिट्री के लोग अभी भी 11 को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 11 ने ही अपसाइड डाउन में जाने का वो रास्ता खोला है। जबकि यहाँ पर रेडियो स्टेशन के अंदर ये लोग वेक्ना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्हें आइडिया देता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर के जरिए अंदर जा सकते हैं और वहाँ से बच्चों को बचाकर ला सकते हैं। लेकिन ये आइडिया बहुत ही बकवास था। अब स्टीव इन सबको आइडिया देता है और कहता है कि हेनरी इन दोनों दुनिया को मिलाना चाहता है, तो हम कुछ वक्त के लिए इस तरह होने देते हैं। जैसे ही वो काली दुनिया यानी एबिस हमारी दुनिया के करीब आएगी और रेडियो टावर तक पहुंचेगी, तब 11 अपनी पावर्स की मदद से वेक्ना से लड़ने लग जाएगी, और इस तरह वेक्ना की पावर्स जो ऊपर वाली दुनिया को नीचे लेकर आ रही होंगी काम करना छोड़ देंगी और वो दुनिया वहीं पर रुक जाएगी। हम बच्चों को वहाँ से निकाल देंगे, 11 वेक्ना को मार देगी और एबिस भी खत्म हो जाएगा। 11 कहते हैं मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा, मुझे वेक्ना से लड़ने के लिए वेक्ना के दिमाग में जाना होगा और ये सब आसान नहीं है। तो फिर स्टीव 11 से कहता है कि तुम अच्छी तरह खाना खाओ, अपने आप को चार्ज करो और तैयार करो इस लड़ाई के लिए। पर नैन्सी कहती है इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, देखो हॉकिंस लैब के अंदर हमने पहले भी तुम्हारे लिए वो टैंक बनाया था जिसमें जाकर तुम आराम से वेक्ना के दिमाग में चली गई थी विल को ढूंढने के लिए। हम अभी भी उसी टैंक का इस्तेमाल करेंगे। और मैक्स यहाँ पर कहती है कि 11 मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं वेक्ना के दिमाग के एक एक हिस्से को जानती हूँ। 3 साल तक मैं वहाँ रही हूँ। यहाँ पर काली भी 11 का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और अपने भाई को खुद मारूंगी। असल में हेनरी 11 और काली का भाई है जो वेक्ना बना हुआ है। इधर डस्टिन के पास एक और भी प्लान था। वो कहता है कि जब हम बच्चों को लेकर उस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो हम वहाँ के एक्सोटिक मैटर के पास एक बॉम्ब लगा देंगे और उस पर टाइमर सेट कर देंगे। जैसे ही हम बच्चों को लेकर नीचे निकलेंगे वहाँ पर एक्सोटिक मैटर फट जाएगा और वो दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और वो सारे डेमोगोर्गन्स और वहाँ की सभी क्रिएचर्स खुद ब खुद मर जाएंगी। इधर अब हमें हेनरी के दिमाग में दिखाया जाता है कि होली को होश आ चुका है। सारे बच्चे उसे समझाते हैं कि तुमने मिस्टर वॉलसेट को धोखा क्यों दिया, वो तो इतने अच्छे हैं। यहाँ पर होली उसकी सच्चाई सबको बताने लगती है कि वो असल में एक मॉन्स्टर है और उसका असल नाम हेनरी है। पर कोई उसकी बात पर जब ध्यान नहीं देता तो वो डायरेक्ट से कहती है कि तुम्हें तो सब पता है ना, तुम इन बच्चों को बताओ ना। पर डायरेक्ट भी यहाँ किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि हेनरी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने बच्चों को कुछ भी बताया तो वो उसके मॉम डैड को मार देगा। सीन कट होकर अब हमें काली और 11 को दिखाया जाता है जो अपने मिशन के लिए तैयार थे, और उससे पहले वो वॉइड में जाकर एक दूसरे से बातें करते हैं, ऐसी बातें जो वो किसी के सामने नहीं कर सकते थे। काली 11 को समझाते हैं कि तुम जो माइक के साथ घर बनाने की प्लानिंग कर रही हो वो तुम्हारी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बुरे लोग बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारे भी दोस्त माइक को मार देंगे और फिर तुम्हें पकड़कर तुम्हारा खून निकालेंगे, तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। 11 यहाँ पर कहती है इसका भी हल है मेरे पास, हम लैब को तबाह कर देंगे और डॉक्टर के को भी मार देंगे। पर काली बताती है तुम क्यों नहीं समझ रही, एक लैब खत्म होगी तो कोई दूसरी बन जाएगी, डॉक्टर के की जगह कोई और साइंटिस्ट आ जाएगा, हम हमेशा उनका शिकार बनेंगे, वो और बच्चे बनाएंगे, हमारे जैसे बच्चे, हमारे जैसे ही बच्चों में से कोई हेनरी भी निकल आएगा जो दूसरी दुनिया के गेट यहाँ पर खोलेगा और ये दुनिया खतरे में पड़ेगी। तुम मेरी बात को समझो, हम दोनों का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें मरना ही होगा। अगर हम ना मरे तो ये साइकिल चलता रहेगा। 11 उससे पूछते हैं फिर तुम्हारे पास इसके लिए क्या प्लान है। काली बताती है कि हेनरी को मारने के बाद और सभी बच्चों को बचाने के बाद हम उस दुनिया से निकलेंगे नहीं, हम उस एक्सोटिक मैटर के पास ही ठहरेंगे और जैसे ही वो एक्सोटिक मैटर तबाह होगा हम दोनों भी उसी के साथ मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि मिशन के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार थे। ट्रक भी इन लोगों ने तैयार कर लिया था जिससे इन्होंने मिलिट्री बेस के अंदर जाना था, लेकिन उससे पहले विल बहुत ही ज्यादा परेशान था। जॉयस उससे बात करती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम क्यों परेशान हो, तो वो बताता है कि वेक्ना ने उसे उसका फ्यूचर दिखाया है, वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। इतने में ही माइक उसे आकर कहता है चलो ट्रक तैयार है, पर वो माइक से कहता है कि मुझे पहले आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो सब लोगों को रोते हुए बताता है कि वेक्ना उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है, वेक्ना को उसके दिमाग की एक एक चीज पता है और वेक्ना ने उसे उसका फ्यूचर दिखाया था। वो हिम्मत करता है और एक बहुत बड़ा सच ये बताता है कि वो एक नॉर्मल लड़का नहीं है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और उसके इस तरह अलग होने की वजह से वेक्ना ने उसे दिखाया था कि उसके सभी लोग जो उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, वो उससे दूर चली जाएगी और इस तरह वो पूरी जिंदगी अकेला और कमजोर रह जाएगा। ये बात करते हुए वो रोने लगा था, उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सबके इस बात को कहने से विल को बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली थी।
उसके अंदर जो डर था वो भी खत्म हो गया था और अब इमोशनली वो वेक्ना से ज्यादा ताकतवर हो गया था। फाइनली ये लोग अपना मिशन शुरू करते हैं। मिलिट्री बेस के पास जाकर ये लोग किसी तरह से मिलिट्री का गेट खोल लेते हैं और वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलिट्री बेस के अंदर जाकर अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलते हुए अंदर चले जाते हैं। जो उनके सामने उन्हें रोकने के लिए आता है ये उन सब पर गोलियां चलाते हैं और डॉक्टर के ये सारा नजारा हैरानी से देखती रह जाती है। सीन कट होकर हमें हेनरी की माइंड की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सारे बच्चों को इकट्ठा कर चुका था और उसने सभी के हाथ एक साथ बंधवा दिए थे। सभी बच्चों की ताकत से वो अपने मिशन को अब पूरा करने वाला था। जैसे ही सब बच्चे उसका हाथ पकड़ते हैं तो अचानक से हेनरी सब बच्चों को अपने पोजीशन में ले लेता है, उन पर काबू पा लेता है। अपसाइड डाउन की दुनिया के अंदर जाने के बाद ये लोग अपसाइड डाउन नहीं अपने रेडियो स्टेशन के पास, अपने रेडियो टावर के पास चले जाते हैं। ये देखते हैं कि अभी तक ऊपर से काली दुनिया नीचे नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि अभी भी वेक्ना अपने प्लान पर काम कर रहा था। ये लोग इसी लैब के अंदर बने हुए एक टैंक के अंदर 11 को भेज देते हैं और 11 अंदर जाने से पहले अपने डैड हॉपर से कहते हैं कि मुझे जल्दी वापस मत निकालना, मुझे वहाँ सब कुछ खत्म कर आना है। यहाँ असल दुनिया में दिखाया जाता है कि मैक्स एकदम से व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और ये देखकर वो नर्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है। असल में मैक्स एक ट्रांस में चली गई थी। देख तो मैक्स इसी दुनिया में रही थी, लेकिन वो अपने दिमाग के जरिए वॉइड में पहुंच गई थी, जहाँ से वो काली और 11 की मदद कर सकती थी वेक्ना के दिमाग में जाने पर। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो काली दुनिया भी अब नीचे आने लगी थी। इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, बस कुछ ही मिनट थे। मरे ये बात जल्दी से रेडियो से सब लोगों को बता देता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़कियां इस टाइम 11 के दिमाग के अंदर थी। यहाँ पर उन्हें वेक्ना तो मिल जाता है, लेकिन ये वेक्ना को मार नहीं पा रही थी। वेक्ना का हाथ पकड़कर ये लोग हेनरी की पास्ट की मेमोरीज के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर इन्हें बहुत सारे इशारे मिलते हैं, जिनसे इन्हें पता चलता है कि काली दुनिया अब नीचे आने लगी है। यहाँ पर काली दुनिया तेजी से नीचे आ रही थी और काली दुनिया का दरवाजा उस टॉवर के किनारे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये टॉवर टूटने लग जाता है और ये सब हिलने लग जाते हैं। स्टीव तो नीचे भी गिरने वाला होता है, लेकिन जोनाथन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। उधर 11 के दिमाग के अंदर जहाँ वो हेनरी से लड़ने के लिए आई थी, उन्हें अभी तक हेनरी नहीं मिलता। मैक्स उन्हें लेकर जल्दी से हेनरी के घर चली जाती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि हेनरी ने सभी बच्चों को पोसेस किया हुआ था। 11 जल्दी से अपनी पावर्स से हेनरी को वहाँ से उठाकर दूर फेंकती है और सभी बच्चे एकदम से उसके पोजीशन से बाहर निकल आते हैं। सभी बच्चों की पावर्स टूटने की वजह से काली दुनिया का भी ऊपर से नीचे आना रुक जाता है और यहाँ पर ये सभी लोग जो मरने वाले थे वो भी बच जाते हैं। यहाँ पर मैक्स हॉली को गले लगाती है और सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम सबको बचाकर यहाँ से ले जाऊंगी, पर कोई भी बच्चा उस पर एतबार नहीं कर रहा था। वो बच्चे कहते हैं कि तुम तो मॉन्स्टर हो, लेकिन मैक्स सबको यकीन दिलाती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और वो ये बात साबित करने का भी फैसला करती है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग भी एबिस के अंदर यानी उस काली दुनिया के अंदर आ गए थे और यहाँ पर हेनरी भी अपनी पावर्स को वापस हासिल करते हुए जैसे ही अपने टेबल पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस चीज का बदला 11 से लेने लगता है। 11 के नाक से खून निकलने लगता है और हेनरी उसे मेंटली टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है बताओ बच्चे कहाँ हैं। हमें पता चलता है कि बच्चे इस टाइम नहीं थे। काली ने अपनी पावर्स की मदद से बस बच्चों को फिलहाल के लिए हेनरी की नजरों से छुपाया हुआ था। हेनरी गुस्से में अपने हाथ को वेक्ना के हाथ में बदल देता है और उसके हाथ को देखकर ये सभी बच्चे समझ जाते हैं कि मैक्स सच कह रही थी और असल में हेनरी ही एक मॉन्स्टर था, वेक्ना था। मैक्स बच्चों से कहती है तुम लोगों को एतबार हो गया ना, ये हमारी दुनिया को तबाह करने वाला था जिस तरह हॉली ने बताया है, और हमें जो भी करना है जल्दी करना है, अपनी दुनिया को भी बचाना है और खुद को भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी हेनरी 11 के दिमाग के अंदर था और वो 11 के दिमाग के जरिए ये भी जान लेता है कि काली और 11 उसे मारने का प्लान बनाते हुए यहाँ पर आए हैं। इस चीज का तो वो बदला ले ही लेता, फिलहाल उसे अपना मिशन पूरा करना था, उस दुनिया को तबाह करने का। इसीलिए वो जैसे ही दोबारा अपने घर में आता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो आकर देखता है कि बच्चे दोबारा से उसके घर से भाग चुके हैं। यहाँ काली 11 को बचाने के लिए हेनरी को मारने के लिए जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि हेनरी तो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्टीव, जोनाथन और सभी बाकी साथियों को उस काली दुनिया के अंदर यानी अपसाइड डाउन के अंदर वेक्ना का घर मिल जाता है। मैक्स सभी बच्चों को भगा रही थी, लेकिन डायरेक्ट से यहाँ से भागा नहीं जाता। वो सभी बच्चों से कहता है कि तुम आगे आगे भागो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अभी वो ये बात ही कर रहा था कि उन्होंने देखा कि पीछे से हेनरी आने लगा है। सीन कट होकर हमें लैब में हॉपर का सीन दिखाया जाता है। पता नहीं उसके दिमाग के साथ वेक्ना खेल रहा था या उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, पास्ट की वो डार्क मेमोरी जब उसकी बेटे की मौत हुई थी।
वो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और यहीं पर वेक्ना उसके दिमाग में काली और 11 का वो प्लान भी डाल देता है, जिससे उसे पता चलता है कि 11 अपसाइड डाउन को खत्म करने के साथ साथ अपने आप को भी खत्म करने वाली है। ये सारी बात जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अगले ही पल उसे दिखता है कि सामने उसके वेक्ना है। वेक्ना को मारने के लिए वो उस पर गोली चलाता है, पर असल में वो गोली उस टैंक पर चला रहा था जिसके अंदर 11 थी, जिस टैंक के अंदर जाकर 11 ने अपने आप को वेक्ना से जोड़ा हुआ था। यहाँ पर टैंक लीक कर जाता है और हमें पता चलता है कि एक गोली 11 को भी लग गई थी। 11 को बचाने के लिए हॉपर वो टैंक तोड़ देता है। 11 वहाँ से बाहर निकल आती है, उसका कनेक्शन वेक्ना के साथ टूट जाता है और इसी के साथ हेनरी यानी वेक्ना के दिमाग के अंदर से मैक्स, काली और 11 गायब हो जाते हैं। गायब होने से पहले मैक्स हॉली से कह गई थी कि इन सभी बच्चों को लेकर उसे गार में चली जाओ जहाँ पे हेनरी आ नहीं पाता। यहाँ पर हॉपर बाहर निकालकर जब 11 को देखता है तो उसे पता चलता है 11 बिल्कुल ठीक थी और ये सब जो हुआ था वो सिर्फ वेक्ना का एक प्लान था इन लोगों को कमजोर करने का। रियल वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट वहाँ होने वाली सारी चीजों का पता चला रही थी। वो जब इनके रेडियो स्टेशन की तलाशी लेती हैं तो उन्हें मैक्स के बारे में पता चल जाता है। इधर हॉपर 11 और काली अब इकट्ठे खड़े हुए थे। हॉपर 11 से पूछता है, सच सच बताओ, क्या तुम आज अपनी जान देने वाली हो? मुझे वेक्ना ने वो सब दिखा दिया है। हम तब तक अपसाइड डाउन को तबाह नहीं करेंगे जब तक तुम वहाँ से सबको लेकर वापस नहीं आ जाओगी। उसकी ये बात सुनकर काली उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन हॉपर डरता नहीं और 11 यहाँ पर हॉपर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैंने अपनी जान न दी तो ये सब लंबा चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। हॉपर जवाब में कहता है, तुम नाउम्मीद क्यों हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए लड़ना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर काली भी अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे अब उस गार के अंदर तो आ गए थे, लेकिन डेरेक हॉली को कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके इंतजार में हॉली बाहर ही रुक जाती है, पर डेरेक तो असल में अंदर आ चुका था। यहाँ पर इतने में वेक्ना भी आ जाता है और वो हॉली को पकड़ने ही वाला होता है, पर डेरेक ही हॉली को पकड़कर बचाता है। इधर मैक्स की मदद से मिलिट्री 11 और काली तक पहुंच जाती है और 11 और काली दोनों की पावर्स को कम करने के लिए उसी डिवाइस का इस्तेमाल करती है जिसका पहले ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इस डिवाइस की वजह से काली और 11 दोनों को ही बहुत तकलीफ होने लग जाती है। यहाँ पर हॉपर आता है और 11 को उठाकर चला जाता है, जबकि काली पीछे ही रह जाती है। 11 को सेफ जगह पहुंचाने के बाद हॉपर काली को भी बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक यहाँ पर सोल्जर्स आ चुके थे। वो सोल्जर्स से लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता क्योंकि सोल्जर्स उसे ओवरपावर कर देते हैं। 11 अब उस समय यहाँ आती है और अपनी पावर से उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ कर देखती है कि काली जख्मी हालत में पड़ी थी क्योंकि सोल्जर्स ने उसे गोली मार दी थी। काली के मरने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, पर काली उसे कहती है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बच्चे जिस गार के अंदर थे वहाँ पर अब हेनरी भी आ गया था अपने डर पर काबू पाते हुए। इस जगह हॉली उस पर पीछे से वार करती है और हेनरी को अब वही वियन नजर आने लगता है जो उसने बचपन में देखा था, जिस वियन को हम उसके पहले भी देख चुके हैं। वो यहाँ पर डरने लग जाता है और दूसरी तरफ विल जो कि इसके दिमाग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पता चल जाता है कि इस टाइम हेनरी डरा हुआ है। इधर हमें दिखाया जाता है कि अब 11 अपसाइड डाउन से एबिस में जाने की तैयारी कर रही थी और उससे पूछता है कि वहां जाकर क्या करोगी। 11 उसे कहती है कि मैं उस जगह को तबाह कर दूंगी चाहे मैं बच पाऊं या ना पाऊं। वो अब अपना ब्रेसलेट उतार कर हॉपर को देती है जो हॉपर ने अपनी बेटी का उसे दिया था और कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया। हमें दोबारा हेनरी का वियन दिखाया जाता है जब उसने साइंटिस्ट को मारा था। उसे साइंटिस्ट को मारकर जब साइंटिस्ट का सूटकेस खोला तो उसके अंदर माइंड फ्लेयर था। जैसे ही हेनरी ने माइंड फ्लेयर को पकड़ा तो उसे एक अजीब सी दुनिया से आवाज आई कि मुझे ढूंढो, और यहाँ पर हेनरी को एक अजीब सा अटैक होने लगा और साइंटिस्ट ने उससे कहा कि अब तुम जहाँ चले गए हो वहाँ जाकर लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाओ, वरना वो चीज तुम्हें खा जाएगी। हेनरी माइंड फ्लेयर की ताकत को ढूंढने लग जाता है और उसी ताकत को ढूंढते हुए वो अनजाने में साइंटिस्ट को मार देता है और उसकी आंखें भी फाड़ देता है और इस सब के बाद वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। विल जो अभी तक हेनरी के दिमाग से उसकी मेमोरी देख रहा था अब खुद भी रोने लगा था। उसे एहसास हुआ कि हेनरी की कोई गलती नहीं थी, वो तो खुद एक बच्चा था और उसे माइंड फ्लेयर ने ही ट्रैप कर लिया था। हेनरी के दिमाग में वो हेनरी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो हुआ वो पास्ट था, तुम अभी भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अगर तुम पहले माइंड फ्लेयर के धोखे में आ गए थे और तब ये बुराइयां कर रहे थे तो अब भी संभल जाओ। पर अब हेनरी वेक्ना बन चुका था, मॉन्स्टर बन चुका था, इंसान तो रहा ही नहीं था। इसीलिए उसने रुकने का फैसला नहीं किया और जो बर्बादी उसने सोची हुई थी उसी बर्बादी को करने की ठानी। विल ने उसे दोबारा समझाया कि ये बहुत गलत है,
पर हेनरी ने उसे बताया कि माइंड फ्लेयर ने ही तो असल में उसे दिखाया था कि ये दुनिया कितनी बुरी है, कितनी जालिम और खुदगर्ज है, और इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। विल बार बार उसे समझा रहा था तो हेनरी गुस्से में आ गया और उसने विल से कहा, तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? मैं भी जानता था कि अगर मैं चाहता तो मैं उससे लड़ सकता था, लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैंने उसका साथ इसीलिए चुना क्योंकि मुझे भी दुनिया की बहुत सी चीजें बहुत बुरी लगती थी। अब हेनरी उससे कहता है कि माइंड फ्लेयर को मेरी जरूरत थी इस दुनिया को तबाह करने के लिए और मुझे उसकी। हेनरी की इन बातों से माइंड फ्लेयर को ताकत मिलती है और हम पहली मर्तबा माइंड फ्लेयर को जागते हुए देखते हैं। जिस जगह को असल में हम वेक्ना का घर समझते थे वो खुद माइंड फ्लेयर था, सबसे बड़ा मॉन्स्टर। अपसाइड डाउन के अंदर माइंड फ्लेयर इन सारे दोस्तों के पीछे पड़ जाता है और ये सारे अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर बड़ा सा माइंड फ्लेयर जैसे ही अपना एक टेंटिकल आगे रखता है तो डस्टिन उसके टेंटिकल में फंस जाता है और उसके सारे दोस्त उसे यहाँ पर बचाने के लिए आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अब माइंड फ्लेयर से लड़ने के लिए फाइनली 11 यहाँ आ गई थी, जिसने आते ही अपने दोस्तों को पीछे किया और माइंड फ्लेयर की तरफ भागी। माइंड फ्लेयर के अंदर वो वेक्ना के पास गई और उसने देखा कि वेक्ना ही माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर रहा था और अब उसने वेक्ना को नीचे गिरा लिया। बाकी सभी दोस्त भी 11 की मदद करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग ऊपर पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर वेपन्स लेकर तैयार रहेंगे और कोई एक माइंड फ्लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आएगा। ये काम नैन्सी करती है और उसके ऊपर गोलियां चलाते हुए उसे एक पहाड़ी के पास ले आती है जहाँ पर ये लोग पहले से ही तैयार होते हैं और आग के साथ माइंड फ्लेयर पर हमला कर देते हैं। इस हमले की वजह से जैसे ही माइंड फ्लेयर कमजोर होता है तो अंदर वेक्ना भी गिर जाता है जो माइंड फ्लेयर से ही जुड़ा हुआ था। उसके गिरते ही कमजोर होते ही वह उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और सबसे पहले उसका बाजू तोड़ता है। उसको इस हालत में देखकर 11 भी मौका जाने नहीं देती हाथ से और अब वेक्ना पर हमला करते हुए उसे मार डालती है और फाइनली वेक्ना मर जाता है। बाहर से इन लोगों के बाकी दोस्त माइंड फ्लेयर से बदला लेने के लिए उसके सारे अंडों को तोड़ देते हैं और इसी टाइम पर नैन्सी भागते हुए अंदर आती है 11 को देखने के लिए और 11 को जिंदा देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग आकर उन सभी बच्चों को वेक्ना के जंगल से निकाल लेते हैं और नैन्सी अपनी बहन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब तक जॉयस भी यहाँ आ चुकी थी जो देखती है कि वेक्ना अभी तक मरा नहीं था बल्कि वो तड़प रहा था। ये देखकर उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं जब वेक्ना की वजह से उसके बच्चों ने सफर किया था, मुश्किलें सही थी, दर्द सहा था। इसी गुस्से में वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और बेदर्दी से वेक्ना के गले पर मार मार कर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और उसका ये अंजाम देखकर सभी को बहुत खुशी मिलती है। डस्टिन यहाँ पर मरे को खुशखबरी देता है कि फाइनली वेक्ना भी मर गया है और वेक्ना के साथ साथ उससे भी बड़ा मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर भी मर गया है। ये सुनकर मरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो अपना ट्रक तैयार कर देता है ताकि ये लोग अपसाइड डाउन की दुनिया से बाहर चले जाएं। और पीछे से हम देखते हैं कि हॉपर उस सोर्स ऑफ एनर्जी के पास बॉम्ब लगा देता है ताकि एबिस भी तबाह हो जाए। जैसे ही ये लोग अपनी दुनिया में खुशी खुशी जश्न मनाते हुए वापस आते हैं तो बाहर मिलिट्री वाले इन्हें पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। हॉपर दिखता है कि इनके पास अभी भी वो डिवाइस थी जो 11 को कंट्रोल करने के काम आती थी। वो समझ गया कि ये लोग 11 को पकड़ने आए हैं, ना कि उनको। मिलिट्री वाले यहाँ पर सबकी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें 11 नहीं मिलती। अचानक से 11 कहीं गायब हो गई थी। ये सब खुश हुए कि 11 पहले से ही कहीं चली गई है, पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपसाइड डाउन के गेट के पास थी। वो अब वॉइड में जाकर माइक से मिलती है और उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने बहुत बड़ा फैसला किया था मरने का। वो माइक को कहती है कि तुमने मुझे हमेशा समझा है और मैं जानती हूँ तुम मुझे आज भी समझ जाओगे, मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं। ये कहकर वो माइक को गले लगाती है और फिर उनकी ये सोच खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी धमाके में 11 भी गायब हो जाती है और असल दुनिया में दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन का दरवाजा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, यानी वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अपसाइड डाउन वाली वो दुनिया मिट चुकी है। अब सीन कट होकर हमें 18 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हॉकिन बिल्कुल नॉर्मल शहर बन गया है। यहाँ की बिल्डिंग्स पहले की तरह अच्छी हो गई हैं और रॉबिन अभी भी अपना रेडियो शो चलाती है और वो इस चीज को लेकर खुश है कि अब ये शहर भी एक नॉर्मल शहर है और यहाँ के रहने वाले भी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि अब सभी छोटे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली थी और सबके लिए ये एक इमोशनल मूवमेंट बन गया था, जबकि यहाँ पर माइक की मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि माइक पिछली रात से घर नहीं आया था। वो इसलिए हॉपर को कॉल करती है और हॉपर जानता था कि माइक कहाँ होगा। वो 11 के मेमोरियल पर था। हॉपर यहाँ उसे समझाता है
कि जो हुआ उसमें 11 की मर्जी थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। एक रास्ता ये है कि तुम 11 की याद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो और एक रास्ता ये है कि तुम उसे भूलकर अगली लाइफ में बढ़ो और जो लोग जिंदा हैं उनके लिए ये लाइफ गुजारो। सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन माइक नहीं। माइक अब एक किताब लिख रहा है, वो भी 11 पर। उसे लगता है कि 11 मरी नहीं है और अपनी थ्योरी के मुताबिक वो बताता है कि काली ने मरने से पहले ही 11 के मरने का इल्यूजन बना दिया था। वो सब कुछ जो इन लोगों ने देखा था, 11 को मरते हुए देखा था, वो सच में नहीं हुआ होगा। वो सिर्फ काली का बनाया हुआ इल्यूजन था ताकि मिलिट्री को लगे कि 11 मर गई है। पर उसके दिल को आज भी लगता है कि 11 जिंदा है और किसी ऐसी ही जगह पर रह रही है जहाँ रहना उसका ख्वाब था। एक खूबसूरत जगह जहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स होंगे और वो वहाँ अकेले सुकून की जिंदगी गुजार रही होगी। उसकी इस थ्योरी पर बाकी सब लोग भी अब बिलीव कर लेते हैं और ऐसे ही इस थ्योरी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एंड हो जाता है।